ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। कम व्यूज की वजह से मैं वीडियो अपलोड करने का मन नहीं बना पा रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। अगर आप अगला एपिसोड चाहते हो तो जैसे ही इस वीडियो पर 5 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे, मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 111। विवान ने महिला से कहा कि वह घड़ी उसके महल में डिलीवर कर दे। वह खुद बाहर जाकर उसे लेने के लिए बहुत आलसी था। चूंकि मुफ्त डिलीवरी सेवा थी, विवान ने इसका लाभ उठाने का फैसला किया। कुछ समय बाद विवान को गिरीश द्वारा सूचित किया गया कि कोई महिला कह रही थी कि वह उससे मिलने आई है। विवान ने उसे अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही उसने कॉल समाप्त की, वही महिला महल में आई। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ पुरुष थे जिन्हें विवान ने सुरक्षा समझा। किसी भी मामले में वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन ट्रेडिशनल, जो उसने ऑर्डर की थी, कुछ कीमती था क्योंकि यह सीमित संस्करणों में से एक था। इसलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी था। विवान ने घड़ी प्राप्त की और उसे देखा। जैसे उसने पहले इस मॉडल को देखा था, उसने पाया कि घड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। घड़ी प्राप्त करने की पुष्टि करने के बाद महिला चली गई। चूंकि उसके पास पहले से ही एक पैटेक फिलिप था, उसने तय किया कि वह हर हफ्ते घड़ियां बदलने वाला है। आखिरकार उसने घड़ियां पहनने के लिए खरीदी थीं, न कि उन्हें स्टोर करने के लिए। विवान और सान्या ने दिन के लिए महल में रहने का फैसला किया। हालांकि सान्या थोड़ी शांत हो गई थी, फिर भी उसे और अधिक आराम करने की जरूरत थी ताकि वह उस मानसिक तनाव को कम कर सके जो अपहरण की घटना से प्रभावित हुआ था। शाम को विवान ने उसे बाहर ले जाने का फैसला किया ताकि वह रेस का आनंद ले सके। दमिनी पहले ही पुलिस से निपटने के लिए चली गई थी, जो सान्या की तलाश कर रही थी। चूंकि उसके पास उस समय करने के लिए कुछ नहीं था, और यह देखते हुए कि वह विवान की रेसिंग कौशल के बारे में काफी जिज्ञासु थी, सान्या ने विवान के साथ माउंट ब्राइट जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये जानते हुए कि वह रेसिंग के लिए बुगाटी वेरॉन का उपयोग नहीं करेगा, विवान ने माउंट ब्राइट के लिए अपनी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी चलाए। जब वह प्रबंधन कार्यालय में पहुंचा तो उसने पाया कि गिरीश उसके लिए वहां इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सान्या वास्तव में विवान के साथ है, वह स्पष्ट रूप से नाराज हो गया। अगर माउंट ब्राइट में लड़ाई की अनुमति नहीं होती तो वह पहले ही विवान पर हमला कर चुका होता। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में लालिमा और उसके चेहरे पर गुस्सा विवान की आंखों से छिप नहीं सका। इसके जवाब में उसने बस मुस्कुराया। क्या ऐसी स्थिति में उसके पास कुछ करने के लिए था? नहीं। जब महिला ने विवान को गिरीश पर चुना तो उसके पास कुछ करने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अगर सान्या ने उसे चुना होता तो निश्चित रूप से वह कुछ कर सकता था। विवान की मुस्कान देखकर गिरीश और भी नाराज हो गया, लेकिन अंत में उसने केवल हंसते हुए प्रबंधन कार्यालय में प्रवेश किया। जल्द ही प्रक्रियाएं पूरी हो गईं और अंततः विवान ने देखा कि उसके पुरस्कार को गुना किया गया है। गिरीश ने विवान के साथ सहमति बनाने के बाद छोड़ दिया कि विवान को उसे शेयर वापस बेचना होगा। आपको गुड हेल्थ अस्पताल के 10% शेयर मिले हैं। गुणक लागू किया गया। आपको होप अस्पताल के 70% शेयर मिलते हैं। आपको बोम्बा समूह के 3% शेयर मिले हैं। गुणक लागू किया गया। आपको एंडिस कॉर्पोरेशन के 21% शेयर मिलते हैं। हालांकि गिरीश सोमेश्वर सिटी के एक बड़े परिवार से था, वह अंततः युवा पीढ़ी से था, इसलिए उसके हाथ में केवल कुछ शेयर थे। उन्हें खोने के बाद विवान को यकीन था कि गिरीश को घर पर कठिनाई होगी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा परवाह थी कि हालांकि सिस्टम ने कहा था कि गुणक प्रभाव उस आय पर लागू नहीं होगा जो सट्टेबाजी से आई थी, तो ये गिरीश से प्राप्त आय पर क्यों लागू हुआ? गुणक प्रभाव उस दिन लागू होना था जब सट्टा जीता गया था। दूसरे शब्दों में, आपने पहले ही आय अर्जित की थी, लेकिन यह अभी तक आपको वितरित नहीं की गई थी। गुणक प्रभाव केवल तब लागू होता है जब आपको प्राप्त आय का प्रमाण हो कि यह आपकी है। विवान ने अंततः समझा कि गुणक प्रभाव क्यों लागू किया गया था, हालांकि ये तब होना था जब उसने सिस्टम को दूसरे स्तर पर अपग्रेड किया था। ये तय करते हुए कि वह घर लौटने पर सिस्टम द्वारा उसे दिए गए शेयरों के बारे में शोध करेगा, विवान ने रेस में भाग लिया। ये संयोग से हुआ कि उस दिन विलियम और अन्य भी उपस्थित थे। वे गिरीश के जाने के बाद में पहुंचे थे। समूह इस बात से हैरान था कि विवान सान्या के साथ था या ये कि सान्या विवान के साथ थी। जो भी उन्होंने सोचा, उन्होंने एक बड़े नाम वाले व्यक्ति जैसे सान्या के सामने अपनी शांति बनाए रखी। उस क्षण में उन्होंने विवान के प्रति बहुत सम्मान महसूस किया क्योंकि वह ऐसी सुंदरता का दिल जीत सकता था। और पहले की तरह उन्होंने विश्वास नहीं किया, भले ही विवान ने कहा कि वे वास्तव में रिश्ते में नहीं हैं, बल्कि सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। जहां तक सान्या का सवाल था, उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह अगले महीने सोमेश्वर सिटी छोड़ने वाली थी।
इस बार विवान नहीं चाहता था कि वह रिकॉर्ड तोड़े जो उसने पहले सेट किया था। वह चाहता था कि सानिया रेस का आनंद ले। इसलिए हालांकि वह तेज चला रहा था, ये पहले की तरह नहीं था। लेकिन हालांकि उसने इतनी तेजी से नहीं चलाया, फिर भी उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। जो चीज बदली थी वह स्पष्ट रूप से थी कि उसने रेस पूरी करने में कितना समय लिया और उसके और दूसरे स्थान पर रहने वाले के बीच की दूरी। जब वे महल लौटे तो उन्होंने पाया कि दमिनी पहले ही लौट आई थी। उसके अनुसार विवान ने पाया कि उसने एक बहाना बनाया था कि सानिया को अचानक अपहरणकर्ताओं द्वारा रिहा कर दिया गया था। हालांकि बयान लेने वाले व्यक्ति को इस पर संदेह था, चूंकि जिसने सानिया की खोज शुरू की थी उसने दावा किया था कि वह मिल गई है। उनके पास मामले को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि दमिनी ने आगे की जांच करने का कोई इरादा नहीं रखा था। अगर ये किसी और समय होता तो वह निश्चित रूप से मामले को तब तक आगे बढ़ाती जब तक कि वह अपहरण के पीछे के असली अपराधी का पता नहीं लगा लेती। लेकिन जब उसने सुना कि विवान उनसे निपटने वाला है तो उसने मामले को उसके ऊपर छोड़ने का फैसला किया। विवान ने महिलाओं के लिए रात का खाना तैयार किया और खाने के बाद उन्होंने लंबे समय तक बातचीत की। फिर दमिनी और सानिया राजकुमारी के महल में रात के लिए आराम करने चली गईं। जब वह अकेला था, विवान ने तय किया कि अब उसे उन शेयरों के मामले में देखना चाहिए जो उसे मिले थे। इंटरनेट पर खोजने के बाद उसने अस्पताल और निगम के बारे में जानकारी प्राप्त की। गुड हेल्थ अस्पताल के 10% शेयरों की कुल कीमत 5 मिलियन रुपये थी। और जब गुणक लागू किया गया तो विवान को होप अस्पताल के 70% शेयर मिले, जिनकी कीमत 500 मिलियन रुपये थी। दूसरी ओर बोम्बा समूह वह समूह था जो गिरीश के परिवार द्वारा बनाया गया था। दूसरे शब्दों में विवान एक ऐसे समूह का सदस्य बन गया था जो एक परिवार के निजी समूह के रूप में माना जाता था। लेकिन अंत में विवान ने गिरीश से लिए गए शेयरों को वापस बेचने पर सहमति व्यक्त की। ये केवल तब था जब उसने इसे अपने कब्जे में लेने के लिए हस्ताक्षर किए। अगर उसने इसके बजाय पैसे स्वीकार किए होते तो उसे एंडिस कॉर्पोरेशन या अस्पताल के 21% शेयर नहीं मिलते। दूसरे शब्दों में उसने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जो उसे शेयरों के हस्तांतरण के लिए सहमत करता था, केवल फिर से एक और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कि वह शेयरों को गिरीश को वापस हस्तांतरित करने के लिए सहमत था। हालांकि सानिया, गिरीश और पीटर विवान के कार्यों को लेकर भ्रमित थे, उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। इसलिए जब वह माउंट ब्राइट से निकला, विवान ने कुल 13 मिलियन रुपये प्राप्त किए। विवान की वर्तमान इच्छा एक फाउंडेशन बनाना था अपने भविष्य के उद्यम के लिए। अगर उसने केवल पैसे स्वीकार किए तो वह संबंध बनाने में असमर्थ होता। जिन शेयरों को उसने प्राप्त किया था उनकी कीमत 800 मिलियन रुपये थी। हालांकि यह राशि गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड के 30 बिलियन से तुलना नहीं की जा सकती, विवान अभी भी इसका विस्तार कर सकता था। इससे निपटने के बाद उसने अपने बैलेंस को देखने का फैसला किया। श्रेयन का पैसे का उपयोग कर रही थी क्योंकि उसने उसे अपने वर्तमान खाते तक पहुंच के लिए प्लेटिनम कार्ड दिया था। लेकिन विवान को इस बारे में चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वह इसका उपयोग हाल ही में खरीदी गई कंपनियों को स्थिर और विस्तारित करने के लिए कर रही थी। फ्लायर्स बैंक बचत खाता बैलेंस 5,734,953,321 रुपीस, वर्तमान में भारतीय मुद्रा में पिछले मुद्रा की तुलना में 10 गुना कम। यह उसका वर्तमान बैलेंस था जिसमें उसने ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के शेष 49% शेयरों को खरीदने के बाद और पिछले कुछ दिनों में उसके अधीन कंपनियों के कर्मचारियों को नियुक्त करने और निकालने जैसे अन्य खर्चों को शामिल किया। लेकिन निश्चित रूप से ये सब श्रेयन का द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में राजधानी में थी। वह गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड को एम्बर सिक्योरिटी और सेफ्टी एनफोर्सेस के साथ विलय के लिए तैयार कर रही थी। विवान ने तय किया कि वह सोमेश्वर सिटी में 2 और दिन बिताएगा, फिर राजधानी की ओर बढ़ेगा। वह ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के शेयरों को हस्ताक्षर करके अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसके बाद स्पष्ट रूप से शरीर को मजबूत करने वाली गोली का उत्पादन होना था। आज एयरपोर्ट सामान्य दिनों की तरह व्यस्त था। लोग आए और गए, कुछ विमान उतरे और कुछ उड़ान भरी। दूसरे शब्दों में सामान्य दिनों की तरह एयरपोर्ट की गतिविधियां यहां सामान्य थीं। इस समय एक हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई दिया, इससे पहले कि वह हेलीकॉप्टरों के उतरने के लिए आरक्षित क्षेत्र में उतरे। विमान यूरोकॉप्टर से बाहर निकला और एयरपोर्ट के चारों ओर देखा। यह उसके लिए ऐसे स्थान पर पहली बार था। उसने जिज्ञासा से चारों ओर देखा, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। गैब्रियल भी उतरा और उसके पास खड़ा हो गया। वह केवल विमान से ये बताने का इंतजार कर रहा था कि उसे किस विमान को उड़ाना है ताकि वह आवश्यक व्यवस्थाएं कर सके। पिछले 2 दिनों में विमान ने सोमेश्वर सिटी में जिन चीजों का सामना करना था उनमें से अधिकांश को संभाल लिया था। उसने चटर्जी परिवार का दौरा किया था। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन्हें तुरंत पता चल गया कि वह वहां क्यों है। लेकिन फिर भी उन्होंने कठोरता से पेश आने की कोशिश की। हालांकि ऐसी स्थिति का सामना करते हुए विवान शांत था।
उसने बस अपनी शर्तें बताईं। शंभू के पास 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले 1 महीने से थोड़ा अधिक समय था। विवान की शर्त थी कि चटर्जी परिवार को गंभीर रूप से दंडित न किया जाए, बल्कि शंभू को परिवार का मुखिया बनाया जाए। अगर उन्होंने इसे अस्वीकार करने की हिम्मत की, तो वह निश्चित रूप से उन्हें सजा देगा। एक और बात यह थी कि अगर मेहता परिवार को पता चला कि उन्होंने अपनी एकमात्र बेटी के अपहरण की योजना बनाई थी, तो वे निश्चित रूप से चटर्जी परिवार को नष्ट कर देंगे। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए चटर्जी परिवार के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समझौते के अनुसार विवान ने तय किया कि सभी बड़े निर्णयों को शंभू द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। जब उन्होंने इसे स्वीकार किया, तब विवान ने उन्हें जाने दिया। हालांकि वह नाराज था, शंभू ने उससे एक कृपा करने के लिए कहा और अपने परिवार के खिलाफ न लड़ने के लिए कहा। तब विवान ने सहमति दी। अन्यथा चीजें निश्चित रूप से इतनी सरलता से समाप्त नहीं होती। ग्रोसरी विभाग भी शहर में अच्छी तरह से विकसित हो रहा था, और विवान को लगा कि अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर शीतल भी वेंचर सिटी में इस विभाग को विकसित करने के लिए आएगी। वर्तमान में विवान पहले से ही अजीमा की राजधानी, जिसे काटू कहा जाता है, जाने के लिए तैयार था। वह वहां लंबे समय तक रहने का इरादा रखता था, लेकिन निश्चित रूप से उसे पहले दीपिका के निमंत्रण का जवाब देना होगा। चूंकि वे राजधानी की ओर जा रहे थे, विवान को उस निजी जेट का उपयोग करना था जो उसे सिस्टम से मिला था। और हालांकि वह सामान्य यात्री विमान का उपयोग कर सकता था, वह उस विमान को आजमाना चाहता था जो उसे सिस्टम से मिला था। बोइंग 787-8 बीबीजे, जो जानकारी उसने पाई थी, के अनुसार बीबीजे 787-8 एक लंबी दूरी का विमान है, जिसकी रेंज 9,960 नॉटिकल मील 18,445 किलोमीटर्स है, जिसमें अधिकतम 25 यात्रियों की क्षमता है। इसमें 2,340 वर्ग फुट 217.3 स्क्वायर मीटर्स का केबिन, 4,397 क्यूबिक फुट 124.5 क्यूबिक मीटर्स का कार्गो, 186 फीट 1 इंच 56.7 मीटर्स की लंबाई, 197 फीट 3 इंच 60.1 मीटर्स का स्पैन, 55 फीट 6 इंच 16.9 मीटर्स की ऊंचाई, अधिकतम लोड 78,000 पाउंड 35.3 टन 33,340 गैलन 126,206 लीटर की ईंधन क्षमता, गेन्स -1 बी इंजन, रेंज 25 यात्री, 9,960 नॉटिकल मील 18,445 किलोमीटर्स है। अब जो विवान नहीं जानता था वह कैसे विमान प्राप्त करना है। आखिरकार, हालांकि सिस्टम ने कहा था कि जेट यहाँ है, उसने इसे नहीं देखा और न ही उसने एयरपोर्ट पर कोई व्यवस्था की थी। बस कॉल का इंतजार करो, एंजल ने इस समय कहा। ये सुनकर विवान ने आखिरकार आराम किया। गैब्रियल कुछ मिनटों से विवान के पास खड़ा था, लेकिन उसने विवान को कोई हरकत करते नहीं देखा। वह अब सोच रहा था कि क्या विवान यकीन कर रहा था कि उनके पास यहाँ एक जेट है। वह अभी पूछने ही वाला था कि विवान का फोन बजा। जिस कारण व्यक्ति ने कॉल की, विवान केवल ये कह सकता था कि सिस्टम बहुत शक्तिशाली था। नमस्ते, मैं किससे बात कर रहा हूँ? विवान ने पूछा। नमस्ते श्री विवान, मैं लेस्टर वेंचर शाखा एयरपोर्ट का प्रबंधक हूँ। मैंने सुना है कि आप अपने जेट को देखने यहाँ आए हैं, एक आदमी ने कहा। विवान के मन में कई सवाल थे। वह 10 मिनट से भी कम समय पहले आया था। इस व्यक्ति को कब पता चला कि वह आया है? फिर भी चूंकि वह इस मुद्दे को संभाल सकता था, उसने बस प्रवाह के अनुसार चलने का निर्णय लिया। हाँ, मैं अभी आया हूँ। मैं हेलीकॉप्टर स्क्वायर पर हूँ, विवान ने कहा। ठीक है, मैं आपको आपके जेट तक ले जाने के लिए वहां आऊंगा। ये लगभग 5 दिन पहले डिलीवर किया गया था और हम इसकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, लेस्टर ने उत्साह से कहा। ठीक है, विवान ने इंतजार करने के लिए सहमति दी और फिर फोन रख दिया। उसने फिर गैब्रियल की ओर देखा, जो उसके पास खड़ा था, और पूछा, क्या तुम अकेले एक निजी जेट उड़ा सकते हो जिसमें 25 यात्रियों की क्षमता है? 25 यात्री? क्या तुम मुझे जेट का नाम बता सकते हो? गैब्रियल पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने उत्सुकता से जेट का नाम पूछा। ये जानना जरूरी था कि बिजनेस जेट ज्यादातर शानदार होते हैं। इस जेट में 25 यात्रियों को समायोजित करने के लिए ये बड़ा होना चाहिए, इसलिए वह उत्साहित था। ये एक बोइंग 787-8 बीबीजे है, विवान ने उत्तर दिया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, गैब्रियल को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने विवान को अविश्वास से देखा और पूछा, क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो? हालांकि गैब्रियल ने कई चीजें अनुभव की थीं, लेकिन उसके लिए उसे वास्तव में ऐसे बड़े निजी जेट को उड़ाने का मौका नहीं मिला था। हालांकि उसने सामान्य यात्री विमानों को उड़ाने के कई मौके पाए थे, लेकिन निजी विमान उड़ाने का मौका कुछ और था। बिल्कुल, अन्यथा मैं तुमसे इस बारे में क्यों पूछता? विवान ने सिर हिलाया। विवान की सहमति मिलने पर गैब्रियल और भी उत्साहित हो गया।
वह अब उस विमान को उड़ाने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि पहले उसने सोचा था कि विमान के पास एक निजी बिजनेस जेट है, उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसने बस सोचा कि यह एक छोटा सा जेट है। किसने सोचा होगा कि विमान के पास वास्तव में 200 मिलियन रुपीस का विमान है। ये एक विमान के लिए 200 मिलियन रुपीस है। अब वह सोच रहा था कि विमान वास्तव में कितना अमीर है। हालांकि उसने पहले ही यह दिखा दिया था कि वह अमीर है जब उसने स्काईफ्लाइट चार्टर्स की सेवाओं के लिए 100 मिलियन रुपीस से अधिक का भुगतान किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इस हद तक होगा। आखिरकार वह जानता था कि विमान का जेट बाजार में सीमित विमानों में से एक था। उसे एक प्राप्त करने के लिए न केवल उसके पास पैसे होने चाहिए, बल्कि उसके पास पर्याप्त संबंध भी होने चाहिए। कुछ समय बाद एक आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। वह काले सूट में था, उसके काले जूते मध्याह्न की धूप में चमक रहे थे। उसके बाल व्यवस्थित रूप से पीछे की ओर कंघी किए गए थे। जब उसने विमान को देखा तो वह तेजी से आगे बढ़ा और उसका अभिवादन किया। विमान ने भी जवाब दिया, लेकिन लेस्टर की तरह उत्साही नहीं था। फिर लेस्टर उन्हें एक हैंगर में ले गया। जब वे यहाँ पहुंचे तो विमान ने पाया कि यहाँ कुछ स्टाफ सदस्य थे। ऐसा लग रहा था कि ये स्थान प्रतिबंधित था। ये हैंगर और बाईं ओर अगला हैंगर वे हैं जहां आमतौर पर निजी जेट होते हैं। जब तक कोई भुगतान करता है वे यहाँ अपने निजी जेट रख सकते हैं। लेकिन हैंगर के स्तर और सेवा के स्तर भी होते हैं। लेस्टर ने एक हैंगर में प्रवेश करते हुए समझाना शुरू किया। ये वीआईपी हैंगर है। ये केवल उन विमानों को संभालता है जो कम से कम 50 मिलियन रुपीस के होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से वेंचर सिटी में निजी जेट के मालिकों की संख्या इतनी नहीं है, इसलिए ये सामान्य है कि हैंगर ज्यादातर खाली होते हैं, लेस्टर ने आगे कहा। जब वे हैंगर में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि विमान का जेट वहां था, रनवे पर जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। स्टाफ इसे चेक कर रहा था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ ठीक है। विमान के बीबीजे के अलावा वहां कोई अन्य विमान नहीं था। गैब्रियल अपने आप को रोक नहीं सका जब उसने विमान को देखा। यही है, वह इतना उत्साहित हुआ कि उसने चिल्ला दिया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से कोई भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि जो लोग इसे पहली बार देख रहे थे वे भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। गैब्रियल का खून उबाल रहा था क्योंकि वह विमान उड़ाने के बारे में सोच रहा था। वह कॉकपिट में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। इसी समय उसे याद आया कि उसने विमान के पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया था। उसने उसे देखा और कहा, बॉस, मुझे इस विमान को उड़ाने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत होगी। लेस्टर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि गैब्रियल इसे उड़ाने वाला था। लेकिन ये देखते हुए कि वह अपने पायलट यूनिफॉर्म में था, उसने सोचा कि यह सामान्य है कि विमान का अपना पायलट हो। लेकिन निजी जेट के आकार के साथ इसे प्रभावी ढंग से उड़ाने के लिए 2 पायलटों की आवश्यकता होगी। इसलिए उसने सोचा कि यह उसका मौका है। उसने कहा, मैं आपको हमारे एक फ्री पायलट को उधार दे सकता हूं। जब उसने ये सुना तो हालांकि गैब्रियल ने मना करना चाहा क्योंकि वह एक दोस्त को आमंत्रित करना चाहता था, उसने फिर भी स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने सोचा कि वह इस पायलट के साथ उड़ान भरेगा। लेकिन चूंकि अन्य अवसर होंगे, वह निश्चित रूप से अपने दोस्त को विमान के लिए काम करने के लिए बुलाएगा। सभी व्यवस्थाएं होने के बाद गैब्रियल ने दूसरे पायलट से मिला और उन्होंने उड़ान योजनाएं और अन्य चीजें व्यवस्थित की। केवल 1 बजे के आसपास वे उड़ान भरने के लिए तैयार थे। हालांकि विमान को कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह जो करने जा रहा था वह केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और शरीर को मजबूत करने वाली गोली के उत्पादन की तैयारी करना था। वह निश्चित था कि वह शुक्रवार से पहले वापस आ जाएगा, इसलिए उसे चीजों को जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह डेनाली को चीजें छोड़ सकता था और दीपिका के साथ की गई नियुक्ति से निपट सकता था। कुछ समय बाद जब तैयारियां पूरी हो गईं, विमान जेट में चढ़ गया। वह विमान की भव्यता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उसने पहले ही विमान के इंटीरियर्स की कई तस्वीरें देखी थीं, उसे वास्तव में कहना पड़ा कि डिजाइनर ने अच्छा काम किया है। यहाँ मनोरंजन की सुविधाएं थीं, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि यात्रा उबाऊ होगी। वह बस कुछ ऐसा ढूंढ सकता था जो उसे मनोरंजन करे। लगभग 10 मिनट बाद जब वह आराम से बैठ गया, विमान अंततः उड़ान भर गया। विमान बस आराम कर रहा था और विमान के उतरने का इंतजार करते हुए समय बिताने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। 5 घंटे बाद विमान आखिरकार अजीमा की राजधानी काटू शहर में उतरा। वहां बहुत ज्यादा प्रक्रियाएं नहीं थी जिन्हें निपटाना था। इसके बजाय उसे विमान से जुड़ी अन्य चीजों को श्रीलंका को सौंपना पड़ा क्योंकि वह अनुभवी थी। जब वह प्रतीक्षा क्षेत्र में पहुंचा तो उसने पाया कि श्रीलंका पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने यहां उसके आगमन के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थीं। कुछ दिनों के बाद जब वे फिर से मिले, विमान ने देखा कि श्रीलंका में कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन यह अपेक्षित था क्योंकि ये केवल कुछ दिन थे, न कि साल। इसलिए
इतने कम समय में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता था। वह लैम्बोर्गिनी उरुस में बैठ गया, जो उसके लिए इंतजार कर रही थी। ये एक कार थी जिसे श्रीलंका ने राजधानी में आने पर खरीदी थी। इसकी कीमत लगभग ₹1.90 करोड़ थी। ये देखते हुए कि यह 1 करोड़ से भी कम थी, ये स्पष्ट था कि विवान के 4001 INR के मुकाबले यह एक बूंद थी। श्रीलंका ने कार को एक 5 सितारा होटल की ओर चलाया, और रास्ते में विवान ने देखा कि केंद्रीय क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच कितना बड़ा अंतर था। यहाँ की इमारतें सभी ऊंची थीं। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए विवान ने देखा कि ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें थीं जिनमें सैकड़ों मंजिलें थीं। ईमानदारी से कहें तो विवान इस जगह के विकास से हैरान था। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये कहा जा सकता था कि सोमेश्वर शहर का विकास हुआ था, लेकिन यह राजधानी काटू शहर के मुकाबले नहीं टिकता था। अब वह समझ सकता था कि दीपिका और अन्य लोग राजधानी छोड़कर अन्य क्षेत्रों में क्यों जाते थे, साहसिकता के लिए, आनंद लेने और आराम करने के लिए। केंद्रीय क्षेत्र मुख्य रूप से ऊंची ऊंची इमारतों और अन्य तकनीकी चीजों द्वारा हावी था। दूसरे शब्दों में, वहां केवल कुछ ही दृश्य स्थल थे जहां वे आनंद ले सकते थे। एक और बात जो ध्यान देने योग्य थी, वह ये थी कि केंद्रीय क्षेत्र 5 क्षेत्रों में सबसे छोटा था। हालांकि यह छोटा था, ये वास्तव में देश की तकनीक और विकास के मामले में रीढ़ था। अन्य क्षेत्रों के लिए वे असली खाद्य स्रोत थे, लेकिन वहां तकनीक स्पष्ट रूप से उच्च विकसित नहीं थी। जिस होटल में श्रीलंका ने उसे ले जाया था, उसका नाम कार्डिनल सुप्रीम होटल था। वहां एक रात ठहरने की कीमत 2110 INR थी। श्रीलंका ने कहा कि उसने पूरे महीने के लिए स्वीट बुक किया था। चूंकि विवान दीपिका से प्राप्त निमंत्रण को निपटाने के बाद काटू शहर में वापस आने वाला था, इसलिए पूरे महीने के लिए स्वीट किराए पर लेने में कोई समस्या नहीं थी। किसी भी मामले में उसके पास उस राशि की कमी नहीं थी। सेट होने और अपना भोजन करने के बाद विवान ने श्रीलंका से गैब्रियल और अन्य पायलट के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने के लिए कहा। चूंकि वह जल्द ही वापस जाने वाला था, पायलट को काटू में रहना होगा। विवान ने बाहर टहलने का फैसला किया। उसने कार नहीं ली क्योंकि वह शहर की बुनियादी ढांचे की प्रशंसा करने के लिए बाहर जा रहा था। स्वच्छ सड़कों पर चलते हुए और तेजी से चलते हुए पैदल यात्रियों को देखते हुए विवान हैरान था। लेकिन फिर भी वह जानता था कि यह केवल एक चित्र था जो बनाया गया था। एक बार जब छिपी हुई चीजें उजागर होंगी, तो निश्चित रूप से वहां अंधेरे में छिपी हुई गंदगी होगी। घूमते घूमते वह यहाँ की तकनीक के स्तर से प्रभावित हुआ। यहाँ विज्ञापनों का संचालन निश्चित रूप से अधिक उन्नत था। विवान ने तय किया कि वह निश्चित रूप से अपनी कंपनी में इस प्रकार की तकनीक को लागू करेगा। कंपनी के बारे में सोचते हुए उसने अभी तक इसे पंजीकृत नहीं किया था। हालांकि उसने पहले ही कंपनी स्थापित करने के लिए एक इमारत प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसने इसे आधिकारिक रूप से एक कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं किया था। ग्रोसरी विभाग अपने आप काम कर रहा था, हालांकि ये कंपनी के अधीन होने वाला था। अब जब तक वह सुरक्षा कंपनियों का विलय करने और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में किए जा सकने वाले परिवर्तनों को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह कंपनी को पंजीकृत नहीं करेगा। वह सड़क पार करने ही वाला था जब अचानक एक स्पोर्ट्स कार तेज गति से आई। पास आती कार को देखकर विवान जल्दी से एक तरफ कूद गया और बच गया। हालांकि कार ने उसके सामने आने पर भी गति कम कर दी। अगर वह उसके सामने खड़ा होता तो निश्चित रूप से उसे टक्कर लगती। उसकी प्रतिक्रिया गति ने वास्तव में उसे इस बार बचा लिया। और हालांकि उसने अपनी क्षमता की सीमा का परीक्षण नहीं किया था, वह अपनी जान को जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करता था जब यह आवश्यक नहीं था। जैसे ही विवान ने लाल फोर्ड GT को देखा और सोच रहा था कि वह व्यक्ति कौन था जिसने ट्रैफिक लाइट पर ध्यान नहीं दिया, कार का दरवाजा खुला। अगले क्षण एक युवा आदमी उसमें से बाहर आया और विवान की ओर आक्रामकता से बढ़ा। फिर उसने कहा, तू बेवकूफ, क्या तुम सड़क पार करते समय देख नहीं रहे थे? क्या तुम जानते हो कि तुमने मुझे एक दुर्घटना में डालने के करीब पहुंचा दिया? माफी मांगने के बजाय यह आदमी वास्तव में उसे डांट रहा था। विवान एक पल के लिए पूरी तरह से स्टन रह गया कि उसे अगला क्या कहना चाहिए। चुप खड़े विवान को देखकर युवक ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरी कार की कीमत कितनी है? कस्टमाइजेशन के साथ इसकी कुल कीमत ₹4.50 करोड़ होगी। क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे खरोंच के लिए चुका सकते हो? विवान ने जवाब नहीं दिया और ट्रैफिक लाइट की ओर देखा। इस समय यहाँ की उन्नत तकनीक के साथ वह पहले से ही देख सकता था कि यह संकेत दे रहा था कि कारों को रुकना चाहिए जबकि पैदल यात्रियों को पार करने की अनुमति थी। दूसरे शब्दों में, वह गलती पर नहीं था, इसके बजाय युवक ही गलती पर था। लेकिन अंततः वह वास्तव में उसे डांट रहा था, माफी नहीं मांग रहा था। कितना गुस्सा दिलाने वाला था। विवान ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम ही रुकने वाले थे?
जैसे ही उसने कहा, उसने ट्रैफिक लाइट की ओर इशारा किया जो अभी भी ये दिखा रही थी कि पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं। विवान की ओर इशारा करते हुए युवक एक पल के लिए स्टन रह गया, फिर उसने हंसते हुए कहा, हे, कौन सी ट्रैफिक लाइट? वह चीज तो तब आई जब मैंने तुमसे बात करने के लिए रुक गया। और रुको, क्या तुमने अभी कहा कि मैं अंधा हूं? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? संभवतः केवल इस क्षण में युवक ने विवान के पहले शब्दों को समझा। इसलिए वह तुरंत गुस्से में आ गया और विवान की ओर उंगली उठाते हुए गालियां देने लगा। वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार लग रहा था। जैसे ही सड़कें व्यस्त थीं, यह नाटक निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला था। ये स्पष्ट रूप से एक समूह को उनके चारों ओर खड़ा कर दिया। जिन्होंने देखा कि क्या हुआ, उन्होंने तुरंत दूसरों को इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। इसके जवाब में ये लोग उन लोगों को सूचित कर रहे थे जो उस क्षण में बस आए थे। और इसलिए वहां एक भीड़ थी जो दोनों को देख रही थी, एक शो की प्रतीक्षा कर रही थी और आपस में फुसफुसा रही थी। अरे, यहाँ क्या हुआ? वह आदमी वहां अपनी कार चला रहा था। फिर दूसरा आदमी वहां सड़क पार कर रहा था। कार वाले युवक ने उसे लगभग टक्कर मार दी। तो ऐसा है। अरे, अब क्या हो रहा है? ये शो किस बारे में है? ओह, मैंने सुना कि वह आदमी सड़क पार करते समय ट्रैफिक लाइट पर ध्यान नहीं दे रहा था और उस युवा आदमी की कार से लगभग कुचला गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? वे स्पष्ट रूप से लड़ने वाले हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। लेकिन खैर, मैंने सुना कि कार वाला युवक उसे कुचलने के लिए आया था, लेकिन भाग्य से वह व्यक्ति बच गया और इसलिए वह खुद उसे मारने के लिए बाहर आया। वाह, क्या वह आदमी दूसरे को पीटने वाला है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी सुना कि जब उस युवक ने अपनी कार को दूसरे को कुचलने के लिए चलाया, तो उस आदमी ने बस अपने नंगे हाथों से कार को रोक दिया। वह युवक उसे कैसे हरा सकता है? वाह, क्या वह सुपरह्यूमन है? मैं उसका ऑटोग्राफ लेना चाहूंगा। क्या एक झूठ है? क्या तुम नहीं देख सकते कि वह युवक यहाँ अपनी कार से कुचलने का नाटक कर रहा है ताकि उससे पैसे निकाल सके? अब जब दूसरे ने पता लगा लिया, वह उसे मारने के लिए तैयार है। आओ यार, वे लड़ाई कर रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से धन और मुंह से लड़ रहे हैं। क्या ये वही नहीं है? वे अंततः लड़ रहे हैं। खैर, यह मेरे लिए कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ खड़ा रहूंगा और शो देखूंगा। quote विवान की तेज इंद्रियों ने निश्चित रूप से उसे ये सब सुनने में मदद की। जितना अधिक उसने सुना, उतना ही वह स्टंट हो गया। ये लोग स्पष्ट रूप से तथ्यों को विकृत कर रहे थे। इस युग में जानकारी कैसे फैलाई जाती है? अगर तुम कहते हो, तो जब यह लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगा, तो ये पहले से ही ज़ेड हो जाएगा। वास्तव में, तुम मनुष्यों पर संवेदनशील जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भरोसा नहीं कर सकते। यही निष्कर्ष विवान ने उस क्षण में निकाला। लेकिन वह अलग बात है, चूंकि वह यहाँ पहली बार था, वह अच्छे मूड में था। ये देखते हुए कि अब लगभग 7 बजे थे, विवान ने तय किया कि वह इस समय चीजों को छोड़ देगा। वह कुछ अनियंत्रित और आत्मगर्वित युवा मास्टरों के साथ बहस करने के मूड में नहीं था। इसलिए उसने इस आदमी को अनदेखा करने और पहले शहर का अन्वेषण करने का फैसला किया। उसके पास इतना समय नहीं था। जैसे ही विवान जाने वाला था, युवक ने तेजी से आगे बढ़कर उसे रोक दिया। तुम मेरे लिए एक दुर्घटना का कारण बनने के बाद भागने की कोशिश कर रहे हो। तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे मानसिक क्षति के लिए मुआवजा नहीं देते। विवान इस क्षण में न केवल चुप था, बल्कि गुस्से में भी था। वह पहले गलती पर नहीं था, और उसने इस मामले को जाने देने का फैसला किया था। लेकिन यह आदमी उसे मुआवजा देने के लिए कह रहा था। क्या वह अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा था? विवान के चेहरे को देखकर युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि तुम 75100 INR का मुआवजा नहीं दे सकते। तो क्या तुम मेरे नौकर बनकर मेरे जूते साफ करने के लिए तैयार हो? मुझे पता है कि तुम 75100 INR का मुआवजा नहीं दे सकते। तो क्या तुम मेरे नौकर बनकर मेरे जूते साफ करने के लिए तैयार हो? विवान की नजरें उस क्षण ठंडी हो गईं। उसने जाने का मन बना लिया था, लेकिन यह आदमी वास्तव में उसे एक नौकर बनाने के बारे में सोच रहा था। क्या उसे लगता था कि उसके पास ऐसा करने की योग्यता है? वह तो गलती पर नहीं था, बल्कि वह तो खुद लगभग टकरा गया था, लेकिन उसे मुआवजा देने के लिए कहा जा रहा था। उसने सामने खड़े युवक को गंभीरता से घूरा। विवान की घूरने की ताकत ने युवक को ऐसा महसूस कराया जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। वह डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। लेकिन ये केवल एक पल के लिए हुआ, फिर उसने अपनी पहचान याद की। उसने साहस जुटाया और विवान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरे पिता गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड के सहायक प्रबंधक हैं। अगर तुम बुरा अंत नहीं चाहते, तो तुम्हें अभी मुझसे माफी मांगनी होगी और मेरे नौकर बनने के लिए तैयार रहना होगा। अन्यथा
मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस शहर में नहीं रह सकोगे। जब गुड विशन सिक्योरिटी लिमिटेड का नाम लिया गया तो वहां खड़े दर्शकों में हड़कंप मच गया। फिर जैसे एक ज्वार की लहर की तरह भीड़ में हलचल मच गई और वे युवक और विवान को घूरने लगे। उसने क्या कहा? क्या मैंने उसे ये कहते सुना कि उसके पिता जीवीएसएल के सहायक प्रबंधक हैं? मुझे लगता है कि तुमने सही सुना। उसने अभी कहा कि उसके पिता जीवीएसएल के एएम हैं। हिस, वह आदमी निश्चित रूप से मुसीबत में है। तुम्हारा मतलब है कि वह इस बार मुसीबत में है? वह तो मुसीबत के मुख्य स्रोत का सामना कर रहा है। कितना दुर्भाग्यशाली है कि वह ऐसे बड़े आदमी के बेटे से टकरा गया। ये जीवीएसएल क्या है? गांव के गंवार, क्या तुम देश की सबसे लोकप्रिय सुरक्षा कंपनियों में से एक को नहीं जानते? इसकी कीमत कम से कम ₹2.40 लाख करोड़ है। बिल्कुल सही, ये देश की प्रमुख सुरक्षा कंपनियों में से एक है, गुड विशन सिक्योरिटी लिमिटेड। हिस, इतना बड़ा? वह आदमी निश्चित रूप से अब गहरी मुसीबत में है। जब युवक ने जीवीएसएल का जिक्र किया तो विवान बहुत हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी किसी ऐसे व्यक्ति का बेटा है जो उसकी कंपनी के प्रबंधन में है। ऐसा लगता था कि उसकी कंपनी के प्रबंधन में बहुत सारे बेकार लोग हैं और यह बदलना होगा, अन्यथा अगर लोग उसकी कंपनी के नाम का उपयोग करके अपराध करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं तो उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा कैसे साफ रहेगी? तो उस क्षण में उसने निर्णय लिया कि उसे उस आदमी को उसकी स्थिति से हटा देना चाहिए। हालांकि वह यहाँ गलती पर नहीं था, उसने अपने बेटे को कंपनी के नाम का उपयोग करके दूसरों को डराने और परेशान करने की अनुमति दी थी। अगर वह अपने बेटे को भी नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह अपने अधीनस्थों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसमें विवान को संदेह था कि वह इसमें अच्छा है। विवान के हैरान चेहरे को देखकर और चारों ओर की भीड़ के जीवीएसएल के बारे में बात करते हुए सुनकर युवक का अहंकार बढ़ गया और उसने विवान को तिरस्कार से देखा, जैसे वह विवान से उसकी गलतियों को स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। दूसरी ओर अपने निर्णय को लेने के बाद विवान ने सामने खड़े युवक की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम अपने पिता की उपलब्धियों पर बहुत गर्व कर रहे हो, लेकिन जब वह अब पहले जैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा? युवक विवान के शब्दों से भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि विवान का क्या मतलब था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, विवान पहले ही भीड़ में गायब हो गया। उसने चारों ओर देखा कि उसे ढूंढ सके, लेकिन उसे उसका कोई निशान नहीं मिला। अंत में उसने जोर से कहा, उम्मीद करते हुए कि विवान उसे सुन सके, बस तुम इंतजार करो। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। इसके बाद युवक अपनी फोर्ड जीटी में वापस बैठ गया और गुस्से में चला गया, फिर से ट्रैफिक लाइट की अनदेखी करते हुए। अलिप्सिस। दूसरी ओर विवान ने इस मामले को इस समय के लिए छोड़ने का फैसला किया। वह निश्चित रूप से इसे कंपनी में जाकर निपटाएगा, इसलिए उसने बस भीड़ में शामिल होकर अपनी तेज गति का उपयोग किया और वहां से बाहर निकल गया। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि वह चला गया है, वह पहले ही घेराबंदी से दूर था। हालांकि वह एक अच्छी दूरी पर था, फिर भी उसने युवक द्वारा कहे गए शब्दों को सुन लिया। लेकिन फिर भी उसने बस सोचा, मैं आशा करता हूं कि तुम आने वाले समय के लिए तैयार रहोगे। इसके बाद विवान ने शहर में घूमना जारी रखा जब तक कि रात के 8 बज गए। उसने कार्डिनल सुप्रीम होटल के आसपास के क्षेत्र से परिचित हो गया था। अब जब उसने अंततः मजा ले लिया था तो उसने तय किया कि अब घर लौटने का समय है ताकि वह अपना रात का खाना खा सके। श्रीलंका के साथ एक भोजन के बाद वे स्वीट में लौट आए। उसने उससे पूछा, क्या तुमने जीवीएसएल के सहायक प्रबंधक को देखा है? श्रीलंका यहाँ लगभग एक सप्ताह से थी और विवान को उम्मीद थी कि उसने यहाँ कंपनियों के काम करने के तरीके को देखा होगा। हाँ, उसे काइल डोजा कहा जाना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके और जो कंपनी को धोखा नहीं देगा। श्रीलंका ने विवान को आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया। विवान ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वह जानता था कि ईमानदार और विश्वसनीय होना मायने नहीं रखता। अगर किसी के पास उसे सौंपे गए कार्य को करने की क्षमता नहीं है तो उसे बदलना होगा। इसलिए चाहे काइल कितना भी अच्छा हो, विवान ने पहले ही तय कर लिया था कि वह उसे निकालने वाला है। लेकिन अगर उसे पता चला कि उसके पास क्षमता है और वह केवल उसे आंकने के लिए कवर का उपयोग कर रहा था, तो वह उसे बस पदावनत कर देगा। उसकी कार्यक्षमता के बारे में क्या? विवान ने पूछा। उसकी क्षमता स्टाफ के बीच औसत मानी जा सकती है, श्रीलंका ने जवाब दिया। और जैसे कि वह जानती थी कि विवान क्या सोच रहा है, उसने आगे कहा, चूंकि तुमने मुझे कंपनी को विलय के लिए तैयार करने के लिए कहा था, मैंने कंपनी में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। विवान ने एक पल सोचा और कहा, पहले ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर चलो। गोली का उत्पादन पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो निजी टीम बनाई गई थी, उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें प्राप्त करना होगा, अन्यथा वे बेकार होंगे। श्रीलंका ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही व्यवस्थाएं कर दी हैं।
मैंने वहां के स्टाफ को स्थानांतरित कर दिया है और मैंने पहले ही एक विशेष टीम का चयन कर लिया है जो गोली के उत्पादन की जिम्मेदारी लेगी। क्या सभी आवश्यक सामग्री मिल गई है? विवान ने पूछा। हाँ, मैंने सुनिश्चित किया कि उन्हें खरीदा गया। इसमें थोड़ा प्रयास लगा क्योंकि कुछ सामग्री क्षेत्र से बाहर लानी पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें थोक में खरीदा। सौभाग्य से लागत इतनी अधिक नहीं थी, श्रीलंका ने जवाब दिया। ठीक है, तो चलो कल वहां चलते हैं, विवान ने कहा। एलिप्सिस। अगली सुबह नाश्ते के बाद श्रीलंका ने लैम्बोर्गिनी उरुस को रिसर्च सेंटर की ओर चलाया। जैसा कि होना चाहिए, रिसर्च सेंटर गगनचुंबी इमारतों से अलग था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मेडिकल रिसर्च सेंटर में कोई गगनचुंबी इमारतें नहीं थीं। यहाँ केवल 3 इमारतें थीं, लेकिन वे सभी बड़ी थीं। इनमें से 2 गगनचुंबी इमारतें थीं जिनमें कम से कम 50 मंजिलें थीं। दूसरी ओर एक इमारत एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा किए हुए थी और उसमें केवल लगभग 5 मंजिलें थीं। जब वे मुख्य इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो तीनों में सबसे ऊंची थी, तो उन्होंने पाया कि वहां लोग उनका इंतजार कर रहे थे। श्रीलंका ने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया था कि विवान आज यहां आ रहा है, और इसलिए उच्च अधिकारी उसे प्राप्त करने के लिए यहां थे। जैसे ही कार रुकी, सूट पहने ये लोग तेजी से आगे बढ़े। जब विवान कार से बाहर निकला तो वे हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर विवान। डायरेक्टर विवान युवा हैं और उनमें एक विशेष व्यक्तित्व है। बिल्कुल सही, डायरेक्टर विवान का भविष्य अनंत है। क्वोट एलिप्सिस डॉट क्वोट। विवान एक पल के लिए चुप रह गया। वह इस तरह की तारीफ के लिए अभ्यस्त नहीं था, लेकिन अपनी मानसिकता के साथ उसने अपने चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाने का प्रयास किया। उसने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, और जिस बेकार के व्यक्तित्व की वे बात कर रहे थे, विवान को उसकी कोई परवाह नहीं थी। श्रीलंका ने आगे बढ़कर भीड़ को विवान पर चढ़ने से रोका। फिर समूह ने इमारत की ओर बढ़ना शुरू किया। कॉन्फ्रेंस रूम में विवान ने रिसर्च सेंटर के शीर्ष प्रबंधन से मुलाकात की। हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद विवान ने समूह से थोड़ी देर बात की और फिर उन्हें विदा कर दिया। इसके बाद विवान ने श्रीलंका से कहा कि वह उन लोगों को बुलाए जो शरीर को मजबूत करने वाली गोली के उत्पादन के प्रभारी थे। समूह में दर्जन भर लोग थे। वे शीर्ष शोधकर्ता थे, जिनमें से कुछ हाल ही में श्रीलंका द्वारा भर्ती किए गए थे। लेकिन फिर भी श्रीलंका की क्षमता के कारण वह सुनिश्चित कर सकती थी कि ये लोग अच्छे हैं और इस परियोजना पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जो उसने किया वह केवल अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं था। उसने उनकी पिछले इतिहास की जानकारी निकालने के लिए भी अपनी क्षमताओं का उपयोग किया। उसने सुनिश्चित किया कि उनमें से किसी का भी कोई संदिग्ध अतीत न हो। उसकी कंप्यूटर में महारत के स्तर के साथ उसे रोका नहीं जा सकता था और इसलिए उनके विवरण को छिपाना संभव नहीं था। जब सभी लोग बैठ गए, विवान ने मुद्दे पर चर्चा करना शुरू किया। चूंकि वह चिकित्सा के तरीके में कुशल नहीं था, उसने केवल उन चीजों के बारे में बात की जो वह कर सकता था, पूंजी, समय आदि। लगभग 1 घंटे की चर्चा के बाद उन्होंने व्यवस्थाएं पूरी कर लीं। चूंकि श्रीलंका ने पर्याप्त सामग्री खरीदी थी जो उत्पादन के लिए उपयोग की जा सकती थी, विवान ने उन्हें जितनी जल्दी हो सके उत्पादन शुरू करने के लिए कहा। जहां तक भुगतान का सवाल था, विवान ने उन्हें वादा किया कि उनका भुगतान बढ़ेगा जब तक वे तेजी से काम करेंगे और अच्छा करेंगे। जब तक गोली में कोई समस्या नहीं है और उत्पादन सफल है, विवान निश्चित रूप से उन्हें पुरस्कृत करेगा। इन 12 शोधकर्ताओं ने पहले ही गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अन्य सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और व्यक्तिगत रूप से श्रीलंका द्वारा चुने गए थे। जैसे ही विवान ने विशेषज्ञों को उत्पादन से निपटने के लिए छोड़ दिया, वह श्रीलंका के साथ होटल वापस लौटे ताकि वे अपना दोपहर का भोजन कर सकें। इसके तुरंत बाद वह शांति आवासीय क्षेत्र की ओर बढ़े। यह आवासीय क्षेत्र उस होटल से लगभग 30 मिनट की ड्राइव पर था जहां वह श्रीलंका के साथ ठहरे हुए थे। जब वे वहां पहुंचे, विवान ने चारों ओर आश्चर्य से देखा। इस क्षेत्र में बहुत अधिक इमारतें नहीं थीं। वास्तव में यह शहर की व्यस्त सड़कों से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। इस जगह की सुरक्षा का स्तर अच्छा था। जैसे ही वे यहां पहुंचे, उन्हें एक गार्ड ने रोका। हाँ, क्या आप यहां एक विला खरीदने आए हैं? गार्ड ने पूछा। नहीं, हम यहां प्रबंधन से मिलने आए हैं, श्रीलंका ने जवाब दिया। ये कठिन होगा क्योंकि आपको पहले उन्हें इसके बारे में सूचित करना होगा। ये एक उच्च श्रेणी का आवासीय क्षेत्र है, इसलिए बिना प्रबंधन या यहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति की अनुमति के अजनबियों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। गार्ड ने कहा। यह नीति हाल ही में लागू की गई थी, इसलिए गार्ड जानता था कि कई लोग निश्चित रूप से इस बात के खिलाफ होंगे कि अगर कोई विला खरीदना चाहता है तो उसे पहले बताना होगा। विवान को पता था कि यह आदमी बुरा नहीं है।
अगर कोई और होता तो वह लैम्बोर्गिनी को देखकर, जिसकी कीमत कुछ लाख रुपये थी, उन्हें निश्चित रूप से भगा देता। आखिरकार यहाँ का सबसे सस्ता विला भी खरीदने के लिए लगभग ₹1.50 करोड़ का था। यहाँ आने वाले अधिकांश लोगों की कारें कम से कम 1 करोड़ रुपये की होती थीं। इसलिए उन्हें आवास प्रबंधन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। लेकिन अन्य लोगों को निश्चित रूप से अंदर आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वे निश्चित रूप से विला खरीदने नहीं आए थे, बल्कि घूमने और तस्वीरें लेने आए थे। क्या आप जिम्मेदार व्यक्ति को बता सकते हैं कि विवान यहाँ है? विवान ने पूछा। हालांकि उसे संदेह था कि विवान का नाम कोई बदलाव लाएगा, फिर भी उसने प्रबंधन कार्यालय को कॉल करने का फैसला किया। नमस्ते श्री शोंजू, यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम विवान है, जो कहता है कि वह प्रबंधन कार्यालय में मिलने आया है। गार्ड ने विनम्रता से कहा। विवान, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। वह कौन सी कार चला रहा है? शोंजू ने पूछा। खैर, ये एक लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, गार्ड ने जवाब दिया। जैसे ही शोंजू ने सुना कि विवान लैम्बोर्गिनी में है, वह उत्साहित हो गया। उसने तुरंत गार्ड को रोकते हुए कहा, मैं 1 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। उसे बताओ कि मैं उसका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने आ रहा हूं। ये कहने के तुरंत बाद उसने फोन काट दिया और कार्यालय से बाहर भाग गया। शोंजू को उत्साहित देखकर प्रबंधन कार्यालय में लोग हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना उत्साहित होगा। अब वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उसे इतना उत्तेजित करने वाली बात क्या थी, लेकिन उन्होंने इस सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वह आमतौर पर कैसे व्यवहार करता है। वह निश्चित रूप से उन्हें डांटेगा और शायद उनकी सैलरी भी घटा देगा। शोंजू एक पतले कद का व्यक्ति था। उसके पास एक छोटी सी मूंछ थी और उसकी आंखों के तरीके से कोई भी उसे चालाक व्यक्ति के रूप में पहचान सकता था। जैसे ही वह आवास प्रबंधन कार्यालय से बाहर भागा, उसने सोचा, ये एक और अवसर है। मैं बस आशा करता हूं कि यह आदमी अमीर हो, अन्यथा मैं इससे कैसे लाभ उठाऊंगा। कोई बात नहीं, भले ही वह इतना अमीर न हो, अगर वह यहाँ एक विला खरीदता है तो मैं उससे लाभ उठा सकता हूँ। अलिप्सस डॉट। गार्ड को नहीं पता था कि शोंजू के साथ क्या हुआ है और उसे इतना उत्तेजित क्यों किया। फिर भी वह विवान को देखने का तरीका बदलने में मदद नहीं कर सका। ऐसा लगता था कि शोंजू उन्हें जानता था, और अगर ऐसा है तो वे निश्चित रूप से प्रभावशाली होंगे। उसने सोचा कि यह अच्छा है कि उसने उन्हें केवल इसलिए ठंडा नहीं व्यवहार किया क्योंकि उनकी कार की कीमत कुछ लाख रुपये थी। उसने विवान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, सहायक प्रबंधक ने कहा है कि वह आपको 1 मिनट में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करेगा। विवान ने सिर हिलाया और इंतजार करने का फैसला किया। हालांकि उसने इस शांति आवासीय क्षेत्र की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन वह अभी तक अंदर नहीं गया था। न ही श्रीलंका यहाँ आई थी, क्योंकि वह अन्य 2 कंपनियों, विशेष रूप से ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के साथ व्यस्त थी। लगभग 1 मिनट बाद विवान ने देखा कि एक पतला आदमी सूट में आवासीय क्षेत्र से बाहर भाग रहा है। वह आदमी चारों ओर देख रहा था जैसे वह कुछ खोज रहा हो, और थोड़ी देर देखने के बाद वह गार्ड की ओर बढ़ा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या वह व्यक्ति पहले ही चला गया? गार्ड, विवान, श्रीलंका, तीनों इस व्यक्ति के सवाल पर प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी तरह से अनिश्चित थे। विवान को पहले से ही पता था कि यह आदमी शोंजू है, क्योंकि उसने पहले ही अपने सूचना में उसकी छवि देखी थी जब वह वेंचर सिटी में था। अरे श्री शोंजू, गार्ड अपनी बात पूरी करने से पहले ही शोंजू ने फिर से उसे रोक दिया। मैंने तुमसे कहा था कि उसे बताओ कि मैं 1 मिनट में यहाँ आऊंगा, लेकिन मैं लगभग 50 सेकंड में पहुंच गया हूं और वह पहले ही चला गया। तुम अपने काम में अक्षम हो, इस महीने तुम्हारी सैलरी 1/3 कम कर दी जाएगी। शोंजू ने गुस्से में कहा। वह एक अमीर आदमी से मिलने की उम्मीद कर रहा था ताकि वह इससे लाभ उठा सके। अंत में उसे पता चला कि वहां कोई अमीर आदमी नहीं था। वह पहले ही चला गया था। वह इतना गुस्से में था कि वह इस गार्ड को गला घोंट देना चाहता था। वास्तव में श्री शोंजू, गार्ड कहना चाहता था कि व्यक्ति नहीं गया है और बस उसके बगल में कार में है, लेकिन गुस्से में शोंजू ने फिर से उसे रोक दिया। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी? ठीक है, चूंकि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, यह मेरी गलती थी। तुम्हें जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए इस महीने तुम्हें केवल आधी सैलरी मिलेगी। गार्ड इस आदमी पर गुस्सा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने ऐसा क्या किया कि उसकी सैलरी पहले ही आधी कर दी गई? अगर यह न होता कि उसे नौकरी की जरूरत थी, तो वह निश्चित रूप से इस समय छोड़ देता और इस तेज तर्रार आदमी को पीट देता। इस समय शोंजू को यह एहसास हुआ कि विवान की कार वहां से नहीं जा रही थी। उसने गार्ड की ओर देखा और फिर से डांटने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि कोई आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को रोक रहा है? चूंकि तुम अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं हो, इस महीने तुम्हें कोई बोनस नहीं मिलेगा।
गार्ड कुछ और कहने से पहले शोंजू ने कार की ओर इशारा करते हुए कहा, इस कार को यहां से भगा दो। ऐसी घटिया कार आवासीय क्षेत्र के दरवाजे के सामने कैसे रुक सकती है? गार्ड घबरा गया। केवल 1 मिनट में उसकी सैलरी आधी कर दी गई थी और इस महीने उसे मिलने वाला सभी बोनस रद्द कर दिया गया था। वह गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन अपने गुस्से को निगलते हुए उसने विवान की ओर देखा और कहा, मुझे खेद है मिस्टर विवान, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको यहां से जाना होगा। विवान इस समय पहले से ही गुस्से में था। हालांकि उसने देखा कि यह आदमी विला का लाभ उठा रहा था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका चरित्र ऐसा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि अब तक केवल कुछ विला ही बेचे गए थे। जिस तरह से यह आदमी बोल रहा था और व्यवहार कर रहा था, बस किसी भी चीज पर कर्मचारियों की सैलरी घटाना, जो उसे नापसंद था, ये विवान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह आदमी, जिसे शोंजू कहा जाता था, निश्चित रूप से उस पद के लिए अयोग्य था जिसे वह धारण कर रहा था। वह अब सोच रहा था कि उसे ये पद किसने दिया था। इसके अलावा मोसेस कहाँ था? वह यहाँ का प्रबंधक था, लेकिन विवान को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था जो वह कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं था। हालांकि उसके फाइल के अनुसार वह एक ईमानदार आदमी था, विवान की नज़र में वह अक्षम था। एक सहायक प्रबंधक को नियंत्रण में लेने और कर्मचारियों को परेशान करने, संभावित ग्राहकों को भगा देने आदि की अनुमति देना, यह निश्चित रूप से प्रबंधक को सुनना चाहिए था, चाहे जो भी हो। विवान कार से बाहर निकला और ठंडे स्वर में कहा, मैंने उसे कॉल करने के लिए कहा था। शोंजू एक पल के लिए स्टन रह गया। उसने विवान को ऊपर से नीचे देखा और फिर उस कार की ओर देखा जिससे वह अभी उतरा था। उसने गार्ड की ओर देखा और विवान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, ये क्या बकवास है? तुमने मुझे बताया कि यहाँ एक लैम्बोर्गिनी है। वह कहाँ है? क्या यह आदमी लैम्बोर्गिनी चला रहा है? श्री शोंजू, वह लैम्बोर्गिनी उरूस चला रहा है। गार्ड ने कार के लोगों की ओर इशारा किया। शोंजू ने उसे देखा। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर से जवाब देने लगा, क्या तुम इसे लैम्बोर्गिनी कहते हो? यह उरूस है, लैम्बोर्गिनी नहीं। लैम्बोर्गिनी जो मैं जानता हूँ, वह लैम्बोर्गिनी वेनेनो है। ये केवल विवान ही नहीं था, बल्कि गार्ड और श्रीयंका भी स्टन रह गए। क्या ये कार लैम्बोर्गिनी द्वारा बनाई गई नहीं थी? ये लैम्बोर्गिनी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये नहीं है। अरे, यहाँ से निकल जाओ, तुम बर्खास्त हो। शोंजू ने गार्ड की ओर इशारा किया। फिर उसने विवान की ओर मुड़कर उसे इशारा करते हुए कहा, और तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं कि तुम व्यवसाय में बाधा डाल रहे हो। वह अपने शब्दों को खत्म नहीं कर सका और दर्द में चिल्लाया। इस समय श्रीयंका पहले ही कार से बाहर निकल चुकी थी और उसने उस हाथ को पकड़ लिया जिसका अंगूठा विवान की ओर इशारा कर रहा था और उसे मोड़ दिया। क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे बॉस पर चिल्ला सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम ऐसा करने के लिए योग्य हो? श्रीयंका ने ठंडे स्वर में पूछा। वह पहले ही गुस्से में थी जब शोंजू ने पहली बार विवान की ओर उंगली उठाई थी। इसलिए जब उसने दूसरी बार ऐसा करने की कोशिश की तो वह इसे सहन नहीं कर सकी। गार्ड ने साइड से देखा। वह पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसने देखा कि श्रीयंका अब विवान के पीछे खड़ी थी। उसने बस देखा कि एक छाया कार से बाहर निकलती है और फिर शोंजू दर्द में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है, अपने दाहिने हाथ को पकड़कर। वह अब ये सोच रहा था कि क्या उसे आगे बढ़कर शोंजू को और अधिक दुर्व्यवहार से बचाना चाहिए। लेकिन जब उसने सोचा कि उसने भी कैसे पीड़ा सहन की और वह श्रीयंका की हरकतों का पालन भी नहीं कर सका, तो उसने ऐसा करने का फैसला नहीं किया। जहां तक उसे इस मामले में शामिल होने से बचने का सवाल था, ये सरल था, मैं पहले ही बर्खास्त हो चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी है। अगर ये किसी और समय होता तो वह इस पर गर्व नहीं करता, लेकिन अब जब चीजें ऐसी थीं तो वह गर्व से कह सकता था कि उसे बर्खास्त कर दिया गया है। शोंजू दर्द में चिल्ला रहा था जबकि तीनों लोग उसे देख रहे थे। उनमें से किसी का भी उसे दर्द से राहत देने के लिए आगे बढ़ने का इरादा नहीं था। लगभग 5 मिनट तक चिल्लाने के बाद शोंजू ने अपनी होश खोई हुई स्थिति में वापस आ गया। उसने अपने दांतों को भींचते हुए उस दर्द को सहन करने की कोशिश की जो वह इस समय अनुभव कर रहा था। वर्तमान में उसके दाहिने हाथ की कलाई डिसलोकेट हो गई थी, इसलिए वह केवल अपनी बाईं हाथ से अपनी दाहिनी कलाई को पकड़ सकता था। जैसे ही उसके दिमाग ने स्पष्टता पाई, उसने गार्ड की ओर देखा और उस पर चिल्लाया, तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि किसी ने तुम्हारे नियोक्ता पर हमला किया है? तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मुझे इस तरह की स्थिति से बचाओ। फिर भी तुम वहां खड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो। शोंजू इस समय इतना गुस्से में था कि जैसे ही उसने दर्द सहन किया, उसने पहले से भी अधिक जोर से चिल्लाया। गार्ड पर चिल्लाने के बाद, जबकि वह उससे कार्रवाई की उम्मीद कर रहा था, शोंजू ने श्रीयंका की ओर देखा। वह पहले तो चौंका, फिर अचानक उसे याद आया कि वही थी जिसने उसकी कलाई को डिसलोकेट किया था।
नतीजतन उसने अपनी उंगली उसकी ओर इशारा किया, लेकिन डर के मारे उसे नीचे गिरा दिया कि कहीं उसकी दूसरी भुजा भी डिस्लोकेट न हो जाए। लेकिन फिर भी उसने चिल्लाना जारी रखा, क्या तुम सोचती हो कि तुम यहाँ घमंड कर सकती हो? मुझे लगता है कि तुम नहीं जानती कि तुम इस समय कहाँ हो। मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ, तुम दोनों, मैं सुनिश्चित करने वाला हूँ कि तुम यहाँ से केवल तब जाओ जब तुम्हारे कई अंग टूट चुके हों। जब शोंजू ने दोनों पर चिल्लाया तो उसे एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि गार्ड ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वास्तव में वह तो अपने कपड़े बदलने में लगा हुआ था। क्या बकवास है, मैंने तुम्हें अभी कहा कि कार्रवाई करो और उन दोनों को पीटो। तुम वहां क्या कर रहे हो? शोंजू ने गुस्से में चिल्लाया। गार्ड ने शोंजू की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, शोंजू, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से अपने कपड़े बदल रहा हूँ। तुमने मुझे पहले ही बर्खास्त कर दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हारा कर्मचारी नहीं हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी अजनबी की रक्षा करने की जिम्मेदारी है जो परेशानी की तलाश में घूम रहा है ना? जब गार्ड ने ये शब्द कहे तो उसने सोचा, क्या मजाक है? मैं उस महिला से लड़ूं? अगर मैं ऐसा करने की हिम्मत करूं तो मैं पागल हूं। शायद अगर यह मेरे परिवार के लिए होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन तुम्हारे जैसे कचरे के लिए लड़ना। अगली बार बेहतर किस्मत। तुम किसे पहले नाम से बुला रहे हो? और तुम क्या मतलब है कि तुम अब यहाँ कर्मचारी नहीं हो? तुमने अभी तक प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, इसलिए तुम अभी भी यहाँ कर्मचारी हो। शोंजू ने पलटकर कहा, ठीक है, मैं इस्तीफा देता हूँ। गार्ड ने अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया और अपनी शर्ट बदलते हुए वहां से जाने की तैयारी करने लगा, बिना इस मामले में हस्तक्षेप करने का इरादा। भले ही तुम इस्तीफा दो, तुम्हें अभी भी प्रबंधन द्वारा मुक्त नहीं किया गया है, इसलिए तुमने जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वह अभी भी मान्य है। शोंजू इसे स्वीकार नहीं कर सका। तो मैं बस अनुबंध तोड़ दूंगा और मुआवजा चुका दूंगा। गार्ड इस समय बेपरवाह था। उसका अनुबंध अगले महीने समाप्त होने वाला था। वह पहले इसे नवीनीकरण करने की योजना बना रहा था, लेकिन शोंजू ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया था। इसलिए वह अब खुश था कि उसने अनुबंध को अभी तक नवीनीकरण नहीं किया। इसके अलावा चूंकि अनुबंध समाप्त होने में केवल कुछ दिन बचे थे, इसलिए उसे जो राशि चुकानी थी वह केवल एक छोटी सी थी। हालांकि उसे कुछ नुकसान होगा, यह इस जगह पर रहने से बेहतर था जो एक स्वर्ग था लेकिन एक शैतान के साथ। शोंजू अभी कुछ और कहने वाला था जब उसने अपने पीछे से एक खराश सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि विवान उसके सामने गहरे चेहरे के साथ उसे देख रहा है। शोंजू, तुम यहाँ सहायक प्रबंधक हो, मोसेस के ठीक नीचे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये एक सहायक प्रबंधक का रवैया है जब संभावित ग्राहकों का सामना करना पड़ता है। विवान ने इस समय अपनी आवाज को ठंडा रखा। शोंजू ने भौहें चिढ़ाईं। उसे आश्चर्य हुआ कि विवान को मोसेस के बारे में कैसे पता चला। वह आदमी, हालांकि वह प्रबंधक था, अब कुछ समय से दूर था, इसलिए शोंजू ने इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की थी। उसे पता था कि जब मोसेस वापस आएगा तो उसे फिर से कोई मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार मोसेस एक ईमानदार और सही आदमी था, लेकिन फिर भी एक बात थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। वह ये था कि एक कोई व्यक्ति उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए उसने पलटकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो, बच्चे? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास मुझसे इस तरह बात करने की योग्यता है? विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने श्रीलंका की ओर मुड़कर कहा, मुझे मोसेस को बुलाओ। शोंजू विवान के शब्दों से स्टन रह गया। फिर उसने जोर से हंसना शुरू किया, केवल हंसने से उसके कंधों में होने वाले दर्द के कारण रुकने के लिए। लेकिन इससे उसे हंसने से रोकने में मदद नहीं मिली। उसने विवान की ओर देखते हुए कहा, मोसेस को बुलाओ। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास योग्यता है? अगर तुम मुझसे निपटने के लिए योग्य नहीं हो तो तुम उससे कैसे निपटोगे? मुझे देखना है कि तुम इसे कैसे करोगे। और इसके साथ उसने अपने हाथों को अपने सीने के सामने मोड़ने की कोशिश की, केवल दर्द में कराहते हुए रुकने के लिए। जब उसने उस दर्द के बारे में सोचा जो वह सहन कर रहा था, तो उसने श्रीलंका की ओर घृणा भरी आंखों से देखा। श्रीलंका ने निश्चित रूप से उसे नजरअंदाज किया और एक कॉल की। विवान के पीए के रूप में उसके पास शीर्ष कर्मचारियों की सभी संपर्क जानकारी उसकी संपर्क सूची में थी। अन्य कर्मचारियों के विवरण उसके लैपटॉप में सभी सहेजे गए थे। फिर भी वह अपने फोन के माध्यम से अपने ईमेल से अपने लैपटॉप में विवरण तक पहुंच सकती थी। एक कॉल करने के बाद उसने फोन विवान को सौंप दिया। फोन को अपने कान के करीब रखते हुए विवान ने एक पल इंतजार किया जब मोसेस ने कॉल रिसीव किया। नमस्ते, कौन है? मोसेस ने खुरदुरी आवाज में पूछा। चूंकि कॉल श्रीलंका के फोन से की गई थी, उसे नहीं पता था कि यह विवान था जो उससे संपर्क कर रहा था।
मैं विवान हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम इस समय कहाँ हो? विवान ने उदास स्वर में पूछा। खुरदुरी आवाज से वह बता सकता था कि यह आदमी थका हुआ या कुछ और था। मोसेस ने उम्मीद नहीं की थी कि विवान उससे ये सवाल पूछेगा। फिर भी उसने जवाब दिया, मैं वर्तमान में पूर्वी प्रांत में हूँ, यहाँ कुछ समस्याएं हैं। वह कौन सी समस्याएं हैं? विवान ने सवाल किया। खैर, मेरी माँ बीमार है, इसलिए वह वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है और मैं उसके साथ हूँ। मोसेस ने जवाब दिया। विवान उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से दुख महसूस कर सकता था। लेकिन इसे अभी के लिए अलग रखना होगा। मुझे इसके लिए खेद है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आवासीय क्षेत्र का प्रबंधन अब कैसे हो रहा है जब तुम दूर हो? शोन्जू, सहायक प्रबंधक वहां है। उसने जो रिपोर्ट मुझे भेजी है, उनके अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा है। या क्या वहां कोई समस्या है? मोसेस ने घबराते हुए पूछा। यहाँ एक बड़ी समस्या है। मैं यहाँ आया केवल इस शोन्जू के द्वारा मुझे भगा दिया गया। इसके अलावा वह इतना तानाशाह लगता है कि वह कर्मचारियों की सैलरी अपनी मर्जी से घटा सकता है। फिर ये तथ्य है कि वह अपनी मूड के अनुसार कर्मचारियों को बर्खास्त कर सकता है। उसके रवैये के बारे में मुझे आश्चर्य है कि वह यहाँ संभावित ग्राहकों का सामना कैसे करता है। विवान ने समझाया। चूंकि मोसेस किसी कारण से दूर था, हालांकि उसने अभी तक पुष्टि नहीं की थी, विवान ने उसे आसान रखने का फैसला किया। मोसेस कुछ कहने से पहले ही विवान ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और व्यक्ति है जिससे तुम पुष्टि कर सकते हो कि यहाँ सब कुछ ठीक है? अरे, मोसेस अब इस पर जवाब देने के लिए निश्चित नहीं था। वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसने स्पष्ट रूप से याद किया था कि शोन्जू को सूचित किया था कि आवासीय क्षेत्र एक व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित किया गया था जिसका नाम विवान रॉय था। लेकिन अब यह आदमी विवान को भगा देना चाहता था। वह पसीना बहाने लगा, ये सोचते हुए कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि विवान गुस्से में लग रहा था। लेकिन वह भी उस समय गुस्से में था क्योंकि शोन्जू निश्चित रूप से उसे समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? मोसेस ने घबराते हुए पूछा। विवान ने कुछ नहीं कहा और फोन को उस घमंडी शोन्जू को सौंप दिया, जो उसे एक शो देखने की तरह देख रहा था। हालांकि उसने सोचा कि विवान बस मजाक कर रहा है, फिर भी उसने खेल में शामिल होने का फैसला किया। नमस्ते, उसने मजाक में कहा। नमस्ते तुम्हारे बकवास सिर शोन्जू। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम मुझे क्यों अपने साथ खींच रहे हो? तुम मत दरचोद बेवकूफ। तुम हिम्मत करते हो आवासीय क्षेत्र के मालिक से पूछने की कि तुम उसकी प्रबंधन में मदद कर रहे हो कि वह यहाँ से चला जाए। यह मोसेस के जीवन में पहली बार था जब उसने बिना किसी अंत के गालियां दी। वह वास्तव में इस बेवकूफ को निगलना चाहता था। उसने उम्मीद की थी कि यह आदमी काफी सक्षम होगा, क्योंकि जब वह अभी भी काटू शहर में था तब उसने जो अवलोकन किया था वह एक सक्षम व्यक्ति था। शोन्जू उस समय पेट्रिफाइड हो गया जब उसने मोसेस की गुस्से भरी आवाज सुनी। उस समय उसे यह नहीं पता था कि उसे क्या कहना है या क्या करना है। वह हमेशा मोसेस को झूठी रिपोर्ट भेजता रहा था, जबकि आवासीय क्षेत्र से अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वह केवल विवान को चकित होकर देख सकता था, पूरी तरह से पेट्रिफाइड। ये सोचते हुए कि उसने अपने बॉस को कैसे डांटा, उसकी भुजा के डिस्लोकेट होने का दर्द गायब हो गया या उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने फोन को जमीन पर गिरा दिया और उसके पीछे चल दिया। अब उसे पता था कि वह अपनी स्थिति बनाए रखने का कोई तरीका नहीं है। उसने अपने बॉस के सामने अत्याचार किया था, यहाँ तक कि वह खुद भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वह एक अधीनस्थ को बख्श देगा जिसने उसे डांटा था। विवान ने कुछ नहीं कहा जब उसने देखा कि शोन्जू अब जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी आंखें निर्जीव हैं। श्रीलंका ने जमीन से फोन उठाया और उसे विवान को वापस सौंप दिया। चूंकि मोसेस ने अभी तक कॉल नहीं काटा था, उसने कहा, हालांकि ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से इस बात से संबंधित है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे थे और दूसरों पर आसानी से भरोसा कर रहे थे। तो कुछ बदलाव किए जाने वाले हैं। जहां तक तुम प्रबंधक बने रहोगे या पदावनत किए जाओगे, ये स्थिति पर निर्भर करेगा, विवान ने कहा। मोसेस ने विवान के शब्द सुनकर राहत की सांस ली। उसे पता था कि विवान ने उस पर दया दिखाई है। अगर यह कोई और होता तो उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया गया होता, लेकिन विवान ने उसे उसके लिए काम करने की अनुमति दी। हालांकि वह पदावनत हो सकता है, यह उसके लिए मायने नहीं रखता था। ये एक छोटी सी सजा थी जिसे वह उस गलती की तुलना में सहन कर सकता था जो उसने की थी। धन्यवाद बॉस, मैं सुनिश्चित करूंगा कि जल्द से जल्द वापस आऊंगा, मोसेस ने कहा। बस अपना समय लो, विवान ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। धन्यवाद बॉस, मैं सुनिश्चित करूंगा कि जल्द से जल्द वापस आऊंगा, मोसेस ने कहा। बस अपना समय लो, विवान ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। फिर उसने अपनी नज़र शोन्जू की ओर मोड़ी। उसने उसे एक पल देखा और फिर सिर हिलाया।
फिर उसने श्रीयंका से कहा, देखो, मोसेस की अनुपस्थिति में उसने जो कुछ भी किया है उसकी जांच करो। अगर कुछ ऐसा है जो कानून की आवश्यकता है तो इसे पुलिस को सौंप दो और उन्हें आने दो और उसे ले जाएं। जी बॉस, श्रीयंका ने जवाब दिया और विवान के हाथ से फोन ले लिया। दूसरी ओर गार्ड पूरी तरह से स्थिति से चकित था। वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है। क्या शोंजू एक पल पहले घमंडी नहीं था? क्या हुआ? उसे क्या कहा गया कि वह इतनी शर्मनाक स्थिति में पहुंच गया? खैर, यह अच्छा है कि उसे उसका मुकाबला मिल गया। वह प्रबंधन कार्यालय में इस्तीफा देने के लिए जाने ही वाला था जब विवान की आवाज ने उसे रोक दिया। तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। वह अब यहाँ सहायक प्रबंधक नहीं है, इसलिए उसके पास अब कोई अधिकार नहीं है। इस महीने तुम्हारे द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार के लिए तुम्हारी सैलरी दोगुनी करने का क्या? विवान ने पूछा। गार्ड उस स्थान पर फ्रोजन हो गया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने जो सुना। क्या शोंजू को उसकी स्थिति से हटा दिया गया? यह अच्छा था, और इससे भी बेहतर यह था कि उसे उसकी सैलरी दोगुनी करने का प्रस्ताव दिया गया था। ये व्यक्ति कौन था जो केवल कहने से उसकी सैलरी बढ़ा सकता था? लेकिन शोंजू की लापरवाह स्थिति को देखकर उसे विवान के कहे पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया। अपनी सैलरी दोगुनी करना बेहतर था, बजाय इसके कि वह अनुबंध की समाप्ति शुल्क का भुगतान करे जो अभी भी कुछ दिनों बाद प्रभावी था। द्वार पर सब कुछ निपटाने के बाद गार्ड ने गेट खोला और विवान और श्रीयंका को आवास में प्रवेश करने दिया। चूंकि वह यहाँ पहले नहीं आया था, विवान ने चारों ओर ध्यान से देखा। उसने यहाँ के विला की संरचना को देखा। उसने देखा कि प्रत्येक विला का अपना आंगन था। इसके अलावा वहाँ एक ऐसा क्षेत्र था जो बगीचे की तरह था। वहाँ कई बेंच थीं, एक तरफ बच्चों के लिए एक खेल का मैदान था और इसी तरह दूसरे शब्दों में शांति आवासीय क्षेत्र उन लोगों के लिए एक अच्छा स्थान था जिनके बच्चे हैं या नहीं। जो लोग शोर पसंद नहीं करते थे उन्हें प्रभावित नहीं किया जाएगा क्योंकि खेल का मैदान विला से अच्छी दूरी पर था। इसलिए बच्चे बिना किसी रोक टोक के खेल सकते थे या ये डरने की जरूरत नहीं थी कि वे किसी की विश्राम या काम में बाधा डालेंगे। प्रबंधन कार्यालय गेट से दूर नहीं था, और जैसे ही विवान अंदर आया उसने अपनी उच्च दृष्टि का स्तर इन चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया। वास्तव में उसने इस समय केवल 2 विला देखे थे, और वह प्रभावित हुआ क्योंकि इन विला का स्तर उच्चतम था। यहाँ तक कि उसका राजकुमार और राजकुमारी का महल भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। जब वह प्रबंधन भवन के सामने पहुंचा तो उसने पाया कि सभी कर्मचारी उसकी आगवानी के लिए कतार में खड़े थे। इसलिए जैसे ही वह वहां पहुंचा उन्होंने एक साथ उसका अभिवादन किया। नमस्ते बॉस। महिलाएं उसकी सुंदरता को देखकर उसकी ओर देख रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रीयंका को देखा उन्हें अपने युवा, अमीर और हैंडसम बॉस के बारे में जो भी विचार थे उन्हें छोड़ना पड़ा। जहां तक पुरुषों का सवाल था, वे विवान को देखकर हैरान और ईर्ष्यालु थे। न केवल वह इतनी कम उम्र में अमीर था, बल्कि उसके साथ एक बहुत खूबसूरत महिला भी थी। पुरुषों के रूप में ये सामान्य था कि उनके पास भी इस तरह की इच्छाएं थीं, लेकिन इच्छाएं और सपने कठोर वास्तविकता से अलग होते हैं। अब वे केवल देख सकते थे। जहां तक श्रीयंका का सवाल था, विवान के साथ होने के कारण और उसकी ठंडी स्वभाव के चलते उनमें से कोई भी उसके बारे में कोई विचार या योजना बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वह विवान के साथ है तो वह निश्चित रूप से ऐसी कोई है जिसे वे केवल देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इस तरह के स्वागत से विवान को पता चला कि मोसेस ने उन्हें सूचित किया होगा कि वह यहाँ है, इसलिए वे उसे प्राप्त करने आए। हालांकि वह भव्य स्वागत के लिए अभ्यस्त नहीं था, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस वही करो जो तुम कर रहे थे। मैं यहाँ देखने आया हूँ। कर्मचारी एक एक करके अपने स्थानों पर लौट गए, लेकिन एक महिला पीछे रह गई। विवान ने उसकी ओर उठी हुई भौहों के साथ देखा, ये सोचते हुए कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ है। बॉस, चूंकि आप यहाँ दौरे पर हैं, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। महिला ने पीछे रहने का कारण बताया। विवान ने उसे ध्यान से देखा। वह एक सफेद ब्लाउज और एक लाल स्कर्ट पहने हुए थी जो उसके घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। उसके पैरों में साधारण काले फ्लैट जूते थे। वह अपनी 20 के अंत में लग रही थी, और जब उसने विवान की ओर देखा तो उसके स्वभाव और अभिव्यक्ति से विवान को पता चला कि वह अपने काम के प्रति गंभीर थी। इसके जवाब में उसने सिर हिलाया और कहा, कृपया रास्ता दिखाओ। महिला ने सिर हिलाया और उन विला की चाबियां उठाते हुए रास्ता दिखाने लगी जो अभी तक बेचे नहीं गए थे। विवान और श्रीयंका उसके पीछे चलने लगे। महिला, जिसका नाम रोज था, ने उन्हें एक दौरे पर ले जाया, और चूंकि जगह बड़ी थी उन्होंने उन कारों में से एक का उपयोग किया जो उन लोगों को ले जाने के लिए उपयोग की जाती थी जो विला खरीदने में रुचि रखते थे। चूंकि विवान यहाँ का बॉस था, वह किसी भी विला में जा सकता था जो अभी तक नहीं बेचा गया था।
लेकिन चूंकि वह यहाँ इतना समय नहीं बिताना चाहता था, उसने उनमें से किसी में भी प्रवेश नहीं किया। यहाँ कुल 30 विला थे, जिनमें से सबसे सस्ता 150 रुपीस करोड़ का था। यहाँ के विला की कुल कीमत कम से कम 30,000 रुपीस करोड़ आंकी गई थी। वर्तमान में केवल 6 विला बेचे गए थे, सभी सबसे सस्ते थे। जहां तक अन्य विला का सवाल था, अधिकांश लोग यहाँ के विला की कीमत सुनकर पीछे हट गए थे। लेकिन विवान समझ सकता था कि कीमतें क्यों ऊंची थीं। विला न केवल बड़े थे, बल्कि वातावरण भी अच्छा था। यहाँ के विला का स्थान व्यस्त सड़कों और शहर के शोर से दूर था। इसके अलावा आवासीय क्षेत्र राजधानी शहर काटू में था, जहां अपने आंगन के साथ ऐसे शानदार विला बनाने के लिए जगह सीमित थी। इसलिए कीमत का ऊंचा होना सामान्य था। अन्यथा डेवलपर निर्माण में शामिल लागतों को देखते हुए लाभ कैसे कमाएगा। जैसे जैसे वे अंदर गए, विला और भी शानदार और बड़े होते गए, और यहाँ के विला की कीमत भी। जब वे आवासीय क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, विवान ने आवासीय क्षेत्र की उत्कृष्ट कृति देखी। ये विला अन्य विला से पूरी तरह अलग था। ये एक ऊंची जगह पर स्थित था, और निचले स्तर के चारों ओर उसने देखा कि यहाँ एक धारा बह रही थी। धारा का पानी साफ था, ये स्पष्ट था कि ये प्रदूषण से मुक्त था, भले ही यह वास्तव में एक शहर था। यहाँ का वातावरण बिल्कुल राजकुमार और राजकुमारी के महल जैसा था। लेकिन यहाँ चीजें खुशहाल और जीवंत थीं, क्योंकि वहाँ कुछ पक्षी थे जो विला के चारों ओर के पेड़ों पर अपने घोंसले बना रहे थे। विवान इस जगह से मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन हालांकि वह यहाँ रहना चाहता था, वह निश्चित रूप से होटल में अपने ठहरने के लिए चुकाई गई राशि को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने एक निर्णय लिया, वह निश्चित रूप से यहाँ रहेगा अगर 1 महीने बाद कोई इसे नहीं खरीदेगा। वह विला के अंदरूनी हिस्से के बारे में जिज्ञासु था, इसलिए वे अंदर गए। विवान ने शानदार सजावट को देखा। इसके अलावा यहाँ की तकनीक का स्तर भी उन्नत था, क्योंकि इसमें मालिक की स्वचालित पहचान थी जब तक कि उसके विवरण प्रणाली में पंजीकृत थे। यहाँ कुछ ध्वनि नियंत्रण प्रणाली भी मौजूद थीं। और हालांकि विवान ने सोचा था कि राजकुमार और राजकुमारी के महल में जो गराज था वह उच्च स्तर का था, इस तकनीक के स्तर की तुलना में विवान को लगा कि गराज की तुलना नहीं की जा सकती। इस विला में कई सुविधाएं थीं, जैसे राजकुमार और राजकुमारी के महल में। इसके अलावा इसकी छत पर अपना हेलीपैड था। जहां तक स्विमिंग पूल का सवाल था, वहां एक ऐसा था जो दूसरे मंजिल पर स्थित था। ये कैसे संभव था, वह खुद भी सुनिश्चित नहीं था, क्योंकि चाहे वह इसे देखने की कितनी भी कोशिश करे, पूल की गहराई सामान्य पूल जैसी थी। लेकिन नीचे छत सामान्य थी। जब दौरा समाप्त हुआ, विवान इस विला से संतुष्ट था, जिसकी कीमत लगभग 1500 रुपीस करोड़ थी। ये केवल विला की कीमत नहीं थी, बल्कि वातावरण भी कीमत में योगदान देता था। शांति आवासीय क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद विवान और श्रीलंका कार्डिनल सुप्रीम होटल वापस गए। अलिप्सस डॉट जब विवान काटू शहर में था, एक सफेद मासेराती राजकुमार और राजकुमारी के महल के दरवाजे के सामने पहुंची। सफेद मासेराती में 2 युवा और खूबसूरत महिलाएं थीं। हाँ, आप किससे मिलने आए हैं? बॉब ने पूछा। मैं सान्या से मिलने आई हूँ। उसे मेरी आगमन के बारे में सूचित करना चाहिए था। मैं दीपिका हूँ। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, वास्तव में मुझे आपकी आगमन के बारे में सूचित किया गया था। कृपया अंदर आएं, वह आपका इंतजार कर रही है। बॉब ने गार्ड को इशारा किया कि गेट खोलें और दीपिका को अंदर आने दें। जब दीपिका और पूजा ने गराज में सभी कारों को देखा या जो बाहर पार्क की गई थीं, तो वे चकित रह गईं। उन्होंने सोचा कि क्या सान्या यहाँ कारों का व्यापार करने आई है या क्या। लेकिन जब उन्होंने लोगों को देखा, दीपिका का दिल एक धड़कन छोड़ गया जब उसने वहां नाम देखा। उसने सोचा, विवान एंटरप्राइज, क्या वह वही है? ये संभव नहीं है ना? विवान एंटरप्राइज, क्या वह वही है? ये संभव नहीं है ना? जब उसने ये सोचा, तो उसने कार पार्क करने के बाद बाहर निकली। फिर उसने कारों को ध्यान से देखा। वह शपथ ले सकती थी कि उसने कभी भी विवान एंटरप्राइज नाम की कंपनी के बारे में नहीं सुना था। यह उसका पहला मौका था जब वह इसे सुन रही थी, जब से वह पिछले बार यहाँ आई थी। दूसरे शब्दों में, ये कंपनी एक नई कंपनी होनी चाहिए। आखिरकार वह यहाँ सोमेश्वर शहर में पिछले बार आई थी, तब से केवल लगभग 5 महीने ही हुए थे। लेकिन जो चीज उसके मन में सवालों की भरमार ला रही थी, वह ये थी कि गराज में विवान एंटरप्राइज की कारें भरी हुई थीं। इसलिए उसे अपनी कार बाहर पार्क करनी पड़ी, उन कारों के बगल में जो बाहर खड़ी थीं। जिज्ञासा के चलते वह गराज की ओर बढ़ी। जो उसने देखा, उसने उसे बहुत चौंका दिया। अंदर बेंटले के अलावा वहां 2 अन्य कारें थीं। एक बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, जो उसे इतनी चौंकाने वाली नहीं लगी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ वास्तव में एक बुगाटी वेरॉन थी। ये एक लिमिटेड एडिशन थी, जिसके बारे में वे बात कर रहे थे।
हालांकि किसी के पास इसे खरीदने के लिए पैसे हो सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। किसी को इन प्रकार की लिमिटेड एडिशन कारों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संपर्क होना चाहिए। जब वह चौंकी तो उसने पूजा को उसे बुलाते हुए नहीं सुना। जब उसने देखा कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो पूजा आई और दीपिका को उसके चौंकने से बाहर खींच दिया। तुम क्या देख रही हो कि तुमने मुझे अनदेखा कर दिया? पूजा अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि वह गराज में बुगाटी वेरॉन को देखकर चकित रह गई। उसे पता था कि यह बुगाटी वेरॉन का कस्टमाइज्ड वर्जन था। दूसरे शब्दों में, इस बुगाटी की कीमत उन बुगाटियों से अधिक होनी चाहिए जो कस्टमाइज्ड नहीं थीं। क्या ये सान्या का स्थान है? पूजा ने संदेह से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सान्या वास्तव में इस कार को रख सकती है। दीपिका और सान्या के परिवारों की पृष्ठभूमि समान थी, इसलिए चूंकि वह जानती थी कि दीपिका के पास इसे पाने के लिए संपर्क नहीं है, इसलिए सान्या के लिए इसे पाना असंभव था। मुझे भी इस बारे में यकीन नहीं है। या क्या हम गलत जगह पर आ गए हैं? दीपिका ने सवाल किया। ये सुनिश्चित नहीं थी कि क्या ये वास्तव में वही जगह थी जहां सान्या रहती थी। अगर यह गलत जगह होती तो गार्ड हमें यहां आने नहीं देते। पूजा ने सिर हिलाया। वह भी भ्रमित थी। उनके अनुसार सान्या लगभग 2 हफ्ते पहले सोमेश्वर शहर आई थी। तो ये कैसे संभव था कि उसने इतनी सारी कारें खरीद ली हों? इसके अलावा कंपनी के नाम उस नाम से मेल नहीं खाते थे जो सान्या ने उन्हें बताया था कि वह शुरू करने जा रही थी। स्पष्ट रूप से ये कारें ग्रोसरी विभाग के लिए थीं, जो लोगों के नीचे स्पष्ट रूप से लिखा था। पूजा बुगाटी वेरॉन के पास गई और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने देखा कि प्लेट नंबर के ऊपर जैक लिखा हुआ था। इसे विवान एंटरप्राइज के बेंटले के साथ जोड़ते हुए वह पहले से ही अनुमान लगा सकती थी। मुझे लगता है कि यह बुगाटी वेरॉन किसी व्यक्ति की है जिसका नाम विवान है। क्या तुम्हें लगता है कि सान्या का कोई बॉयफ्रेंड है? पूजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। विवान? मैंने इस व्यक्ति के बारे में राजधानी में कभी नहीं सुना। मुझे आश्चर्य है कि इतनी छोटी सी जगह में कोई वास्तव में बुगाटी वेरॉन खरीद सकता है। जहां तक सान्या का बॉयफ्रेंड होने का सवाल है। दीपिका अपनी बात पूरी नहीं कर पाई इससे पहले कि उसे रोका गया। तो तुम यहाँ हो? मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ चली गई थी। पता चला कि तुम यहाँ कारों की सराहना कर रही हो, सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह गराज में आई। दीपिका और पूजा ने उसकी ओर मुड़कर देखा। सान्या उनके पास आई और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। तीनों अच्छे दोस्त थे। हालांकि दीपिका ने पहले पूजा को जाना था, वे सान्या से तब मिली थी जब वे हाई स्कूल में गई थीं। और उस क्षण से उनकी दोस्ती इस स्तर तक विकसित हो गई थी। अब वे एक दूसरे के साथ अपने अधिकांश रहस्यों को साझा कर सकती थी और वे एक दूसरे को बहन की तरह मानती थीं। तुमने बॉयफ्रेंड के बारे में क्या कहा? कौन है जिसने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे इसके बारे में नहीं पता? सान्या ने जिज्ञासा से पूछा। खैर, मैं सोच रही थी कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। आखिरकार हम यह देख सकते हैं, दीपिका ने कहा और प्लेट नंबर के ठीक ऊपर जैक की ओर इशारा किया और लोगों पर विवान एंटरप्राइज। सान्या पहले तो चौंकी, लेकिन जब उसने दीपिका के इशारे का मतलब समझा तो वह एक पल के लिए शर्माई और जल्दी से जवाब दिया, क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वह बस एक दोस्त है जिसे मैंने यहाँ आने पर बनाया। सान्या को शर्माते हुए देखकर पूजा और दीपिका ने उसे अजीब नजरों से देखा। ये वास्तव में उन दुर्लभ क्षणों में से एक था जब उन्होंने सान्या को शर्माते हुए देखा। वह हमेशा एक मजबूत मानसिकता वाली व्यक्ति थी, इसलिए उसे इस तरह से देखना मुश्किल था। इसके अलावा ये वास्तव में पहली बार था जब उन्होंने उसे इस तरह शर्माते हुए देखा। जो वे नहीं जानते थे वह ये था कि जब विवान का नाम लिया गया तो सान्या को उनके बीच के संपर्क याद आ गए, नृत्य के दौरान और जब वे अपहरण किए गए थे। चूंकि उस समय विवान ने उसे गले लगाया था, वहां कोई नहीं था जो उसे जानता था, इसलिए उसे इसके बारे में अजीब महसूस नहीं हुआ। लेकिन अपने दोस्तों के सामने वह उस दृश्य के बारे में सोचकर शर्माई। देखो, वह शर्माई हुई है और कह रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हंफ, और वह स्पष्ट रूप से उसके साथ रह रही है और कह रही है कि वे हाल ही में मिले हैं। ये कैसे हो सकता है? पूजा ने सान्या को तीखी नजरों से देखते हुए कहा। इस क्षण में उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों दोस्तों ने किसी पर दिल हार दिया है और वे वास्तव में इसमें डूबे हुए थे। दीपिका पहले से ही विवान के साथ सगाई कर चुकी थी, जबकि दूसरी ओर सान्या पहले से ही उसके साथ रह रही थी। यह उसे ईर्ष्या दिलाता था कि दोनों कितनी भाग्यशाली थीं कि वे प्यार में पड़ गईं। लेकिन जब उसने विवान के बारे में सोचा, जिसने एक मंगेतर होने के बावजूद एक महिला को पाया, तो उसने बस सोचा कि शायद लड़के बस बेवकूफ होते हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? हम एक ही परिसर में रहते हैं लेकिन अलग अलग महलों में, सान्या ने पलटकर कहा। लेकिन जब उसने विवान के शरीर के बारे में सोचा तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया।
ये वह समय था जब वह उसे मिलने गई थी और पाया कि वह पूल में आराम कर रहा था। वह उसकी उस आकृति से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई थी। वह अच्छी तरह से निर्मित मांसपेशियां जो धूप में चमक रही थीं जब वे गीली थीं। उस समय केवल 1 मिनट बाद ही वह अपनी होश में आई और भाग गई। और तब से उसने विवान के जाने तक राजकुमार के महल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। देखो, वह इनकार कर रही है लेकिन उसका शरीर सच बता रहा है। उसकी लाल आंखों को देखो, पूजा ने फिर से कहा। सान्या को शर्माते हुए देखकर दीपिका विवान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे उस समय की याद आई जब वह 1 साल पहले उसकी बाहों में गिर गई थी जब उसने उसे बचाया था। ये वह समय था जिसे वह निश्चित रूप से नहीं भूल सकती थी। आखिरकार ये एक विशेष क्षण था, एक ऐसा समय जब उसे मौत के पंजों से बचाया गया और उसे प्यार की ओर ले जाया गया। जब उसने उस दृश्य के बारे में सोचा तो दीपिका भी शर्माई। और जब उसने दोनों शर्माते हुए लड़कियों को देखा तो पूजा पूरी तरह से ईर्ष्यालु हो गई। इसलिए वह केवल हंसते हुए बाहर निकल गई और कहा, प्यार में पागल मूर्ख। अलिप्सस डॉट विवान राजधानी में 3 दिन रहा। इन 3 दिनों में उसने गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड, होप अस्पताल और एंडिस कॉर्पोरेशन का दौरा किया। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम चाहता था कि वह राजधानी में विकसित हो क्योंकि जो व्यवसाय उसे मिल रहे थे वे सभी राजधानी में अपने मुख्यालय रख रहे थे। लेकिन उसने नहीं सोचा कि ये कुछ बुरा है, ये सोचते हुए कि अगर वह पहले राजधानी में विकसित हो जाए तो ये बेहतर होगा, फिर अन्य शहरों में फैलने से पहले काटू शहर को केंद्र बनाकर। हालांकि उसकी प्रारंभिक योजना एक छोटे शहर में पहले विकसित होने की थी, फिर बड़े शहर में जाने की। ये तब था जब उसके पास सिस्टम नहीं था। लेकिन अब जब उसके पास सिस्टम था जो उसे कंपनियों और शेयरों से पुरस्कृत कर रहा था, विवान ने सोचा कि अगर वह सिस्टम के सुझाव का पालन करे तो ये बुरा विचार नहीं होगा। गोलियों का उत्पादन अभी भी प्रगति पर था। उत्पादन के प्रभारी समूह के अनुसार उन्होंने दावा किया कि गोलियों का पहला बैच निश्चित रूप से अगले सप्ताह तैयार होगा। वह गोलियों के उत्पादन की सफलता दर के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन फिर भी वह वास्तव में इसके लिए उत्सुक था। हालांकि उसने गोलियों का उपयोग ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए करने का इरादा किया था, उसने इसे सोचने के बाद छोड़ दिया। अगर उसने गोलियों को बाजार में जारी किया, भले ही कीमत आसमान छूती हो, वह निश्चित था कि कई अमीर लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर उन्होंने उन्हें प्राप्त किया और उन्हें उसके भविष्य के दुश्मनों को सप्लाई किया, तो क्या वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा था? इसलिए उसने तय किया कि गोलियां केवल उन लोगों द्वारा उपयोग की जाएंगी जिन्होंने निजी टीम में शामिल किया है। जहां तक रिसर्च सेंटर के बाजार मूल्य को बढ़ाने का सवाल था, वह केवल ऐसे पैसे का निवेश करेगा जो अनुसंधान में मदद कर सके। एक बार जब कोई अनुसंधान सफल हो जाता है तो वह निश्चित था कि बाजार मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही वह आशा कर रहा था कि पहली बार का पुरस्कार एक और गोली की रेसिपी होगी। इस तरह वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा प्राप्त कर सकेगा जो संस्थान के बाजार मूल्य को बढ़ा सके। चूंकि रिसर्च सेंटर गोलियों के उत्पादन और अन्य चीजों पर अनुसंधान में व्यस्त था, विवान ने एम्बर सिक्योरिटीज, सेफ्टी एनफोर्सर्स और गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड के विलय की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसे पूरा होने में कुछ समय लगेगा। अच्छी बात यह थी कि आयुष भी राजधानी में आया था और श्रीलंका के साथ प्रक्रिया में मदद कर रहा था। वर्तमान में वह सोमेश्वर शहर लौटने की तैयारी कर रहा था। उसने पहले ही दीपिका से वादा किया था कि वह इस सप्ताह उनके साथ शामिल होगा और वह उस वादे को निभाने वाला था। इसलिए वह आज रात जाने वाला था। हालांकि सप्ताह पहले ही समाप्त हो रहा था, उसने सोचा कि यह देर नहीं होगी, ये सोचते हुए कि वे जो करने वाले थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। वे आराम करने वाले थे, इसलिए उसने सोचा कि कुछ दिनों की देरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? पहले उसने अपने वर्तमान बैलेंस की जांच करने का निर्णय लिया। फ्लायर्स बैंक बचत खाता बैलेंस है 5,839,953,321 रुपीज। पहले उसने अपने वर्तमान बैलेंस की जांच करने का फैसला किया। फ्लायर्स बैंक बचत खाता बैलेंस $5,839,953,321 है। उसे हाल ही में किराने की दुकानों से पैसे मिले थे और यह $150 मिलियन से अधिक था। लेकिन कुछ अन्य खर्च भी थे जिनके लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता थी। इसलिए उसके खाते में लगभग $100 मिलियन की वृद्धि हुई थी। चूंकि उसके पास केवल किराने की दुकानों से आए पैसे थे जो बढ़ रहे थे, भले ही उसके पास अन्य कंपनियों से भी पैसे आए हों जिनमें वह शेयरधारक था या जो उसके अधीन थी, वे बढ़ नहीं रहे थे। इसका कारण यह था कि उनके लिए वृद्धि का समय अलग था। उदाहरण के लिए गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड और ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर से आने वाली आय हर महीने बढ़ती थी, जबकि एंडिस कॉर्पोरेशन से वृद्धि केवल साल में एक बार लागू होती थी जब उसे लाभांश मिलता था।
दूसरी ओर शांति आवासीय क्षेत्र की आय केवल बिक्री पर निर्भर करती थी। जब भी उसने वहां एक विला बेचा, आय बढ़ जाती थी। वास्तव में विवान सबसे अधिक उस आय की प्रतीक्षा कर रहा था जो विला बेचने से आएगी। हालांकि वे एक साथ नहीं बेचे जा सकते थे, लेकिन कम से कम वह सुनिश्चित था कि बिक्री होने पर आय बड़ी होगी। वर्तमान में सबसे सस्ता विला जो अभी तक नहीं बेचा गया था वह $90 मिलियन का था। जब यह विला बेचा जाएगा तो वह निश्चित रूप से $9 बिलियन प्राप्त कर लेगा। बस इसी से वह सिस्टम को अपग्रेड करने की शर्तों में से एक की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा देगा। सिस्टम को उसके खाते में $50 बिलियन का बैलेंस चाहिए था। दूसरी ओर उसे 5 कंपनियों की आवश्यकता थी जो प्रत्येक $50 बिलियन की मूल्यवान हों। इसके अलावा उन्हें उद्योग में एक प्रतियोगी को हराना था और कंपनियों को उद्योग में एकाधिकार बनाना था। अब इस शर्त के बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि यह सिस्टम चालाक था। ऐसा लगता था कि उसे एक से अधिक प्रतियोगियों को हराना होगा। आखिरकार अगर उसे कंपनियों को एकाधिकार बनाना है तो प्रतियोगी कैसे हो सकते हैं। एक पल बाद उसने एक और निर्णय लिया। वह 5 उद्योगों की तलाश करेगा जिनमें सबसे कम प्रतिस्पर्धा हो। वहां वह अपनी कंपनियों को $50 बिलियन के मूल्य तक बढ़ा सकेगा और साथ ही गैर मौजूद प्रतिस्पर्धा को खत्म कर सकेगा। विवान ने दीपिका को कॉल करने का फैसला किया ताकि उसे सूचित कर सके कि वह अगले दिन वापस आ रहा है। उसने पहले ही सोमेश्वर सिटी छोड़ने से पहले दीपिका का संपर्क नंबर ले लिया था। वह फिर उसे बता सकेगी कि वह कब जा रहे हैं जब वह पहुंचेगा। चूंकि वह उसी रात निकलने वाला था, वह सुबह तक वहां पहुंच जाएगा। इसलिए वह सुनिश्चित था कि वे अगले दिन ही बाहर जा सकेंगे। नमस्ते विवान, तुम कैसे हो? दीपिका की उत्साहित आवाज उसके कानों में गूंजी। विवान को नहीं पता था कि यह लड़की इतनी खुश क्यों है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। फिर वह सीधे मुद्दे पर गया। मैं कल वापस आ रहा हूं, तो हम सुबह 9 बजे निकल सकते हैं जो तुम योजना बना रही हो। दीपिका इस बात को सुनकर पूरी तरह से उत्साहित हो गई। आखिरकार विवान को याद करने के अलावा समूह के अन्य युवा मास्टर और लड़कियां पहले से ही असंतुष्ट हो रही थीं। ये देखकर कि विवान अभी तक नहीं आया, उसने उन्हें बस अपने काम करने के लिए कह दिया और वे बाद में उनके साथ मिल जाएंगे। अब जब विवान आ रहा था, कम से कम वह अपने दोस्तों द्वारा दिखाए गए पोस्ट से परेशान नहीं होगी जब वे अन्य जगहों पर गए थे। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करूंगी, दीपिका ने उत्साह से कहा। इसके बाद उसने विवान के साथ कुछ मिनटों तक बातचीत की और फिर फोन रख दिया। दीपिका के साथ कॉल खत्म करने के बाद विवान ने सान्या को कॉल किया। नमस्ते, क्या तुम व्यस्त हो? नहीं, मैं अभी बाथरूम से बाहर आई हूँ, सान्या ने जवाब दिया। ओह, मैं कह रहा था कि मैं कल वापस आ रहा हूँ, विवान ने थोड़ा असहज होकर कहा। कल? ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कहाँ इंतजार करूँ? सान्या ने पूछा। गराज की छत पर, मैं वहीं लैंड करूँगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उस समय सो रही होगी, विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके अलावा मैंने कंपनी के सबसे कठिन हिस्से को पूरा कर लिया है, इसलिए अब मैं आराम कर सकती हूँ, सान्या ने कहा। तुम्हें पता है, तुम्हें खुद को तनाव में नहीं डालना चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, विवान ने उसे याद दिलाया। सान्या दूसरी ओर बिस्तर पर बैठी थी, उसके शरीर पर केवल एक तौलिया था। उसकी लंबी टांगें और कंधे और हाथ खुले थे। उसके शरीर पर पानी की बूंदें रोशनी में चमक रही थीं। उसने जल्दी से बाथरूम से बाहर निकलने के बाद विवान का कॉल देखा। जब उसने देखा कि वह कितनी चिंता कर रहा है, तो वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। चिंता मत करो, वर्तमान में वह चरण जो मुझे तनाव में डालता था अब गुजर चुका है, और अब दमिनी बाकी चीजों को संभाल रही है। इसके अलावा मैं कुछ दिनों में अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? सान्या ने उम्मीद से पूछा। विवान इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसने अभी दीपिका से कहा था कि वह अगले दिन फ्री होगा, और चूंकि वे अलग अलग शहरों में जा रहे थे, ये स्पष्ट था कि यह एक ही दिन में नहीं होगा। इसे कम से कम 2 दिन लगेंगे। इस बारे में सोचते हुए उसने पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कब जा रही हो ताकि मैं व्यवस्था कर सकूं? मुझे पूछना होगा। उसने मुझे नहीं बताया कि हम कब जा रहे हैं, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगी कि पूछूंगी, सान्या ने जवाब दिया। ठीक है, आराम करने के लिए अपना समय लो, भले ही तुम कुछ दिनों में छुट्टी पर जा रही हो, विवान ने याद दिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस मुझे बताओ कि तुम कब लैंड करोगे, सान्या ने कहा। समझ गया, शुभ रात्रि, विवान ने कहा और फिर कॉल काट दिया। विवान इस बारे में सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। सोचने के बाद उसने तय किया कि चूंकि उसने पहले ही दीपिका से वादा किया था, वह पहले दीपिका और उसके दोस्तों के साथ बाहर जाएगा।
फिर अगर सानिया 2 दिन बाद बाहर जाने वाली थी तो वह समूह को छोड़कर उसके साथ जा सकेगा। आखिरकार वह सानिया के साथ दीपिका की तुलना में अधिक परिचित था। विवान को नहीं पता था कि उसे जल्द ही सिरदर्द होने वाला है। अलिप्सस सोमेश्वर सिटी, प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस। दीपिका ने विवान के साथ कॉल खत्म करने के बाद फोन को उत्साह से गले लगाया। वह उस कमरे में थी जो सानिया ने उसे प्रिंसेस महल में रहने के लिए दिया था। इस समय पूजा अंदर आई। दीपिका के गुलाबी और उत्साहित चेहरे को देखकर वह जानना चाहती थी कि उसे इस तरह खुश करने वाली बात क्या थी। हालांकि गुलाबी रंग यह बता सकता था कि यह किसी पुरुष के बारे में था, यह निश्चित नहीं था। तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? तुम्हारे गुलाबी चेहरे से क्या ये तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें कुछ मीठा बताया? उसने पूछा जब वह दीपिका के बिस्तर के पास बैठ गई, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और छत की ओर देख रही थी। पूजा की आवाज ने दीपिका को वास्तविकता में वापस लाया। उसने उसे देखा और कहा, तुम्हें पता है, विवान ने अभी कॉल किया और बताया कि वह कल आ रहा है। क्या तुम बाहर जाने के लिए इंतजार नहीं कर रही थीं? हम कल निकलेंगे। पूजा को पहले तो उम्मीद थी कि कुछ अच्छा हुआ है। अंत में ये पता चला कि विवान बस वापस आ रहा है। वह दोनों को कुछ समय से इंतजार करवा रहा था, इसलिए उसके आने पर, हालांकि यह राहत की बात थी कि उन्हें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कम से कम उसने सोचा कि ये कुछ ऐसा था जो केवल प्यार में पड़े लोगों को ही महसूस होता है। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल में ये तय कर लिया कि वह सुनिश्चित करेगी कि विवान उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखे, अन्यथा वह उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने पहले ही दीपिका से विवान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसने सोचा कि एक साधारण रॉय परिवार उसे उसकी बहन को रोने पर मजबूर करने से नहीं रोक सकेगा। यह अच्छा है कि वह वापस आ रहा है। मैं वास्तव में इंतजार कर रही थी। अगर वह आज तक वापस नहीं आता तो मैं उसे लाने के लिए जरूर जाती। पूजा ने कुछ समय की चुप्पी के बाद कहा। दीपिका कुछ कहने वाली थी जब दरवाजा खुला और सान्या अंदर आई। उसके चेहरे से दोनों को तुरंत पता चला कि वह उत्साहित है। पूजा ने दिल में बड़बड़ाया, ये सोचते हुए कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं। वे पूरी तरह से दीवानी हो गई हैं कि वे मूर्खों की तरह व्यवहार कर रही हैं। दीपिका, हम छुट्टी पर कब जा रहे हैं? सान्या ने जैसे ही अंदर आई पूछा। कल, दीपिका ने उलझन में जवाब दिया, लेकिन यह सोचते हुए कि शायद ये सिर्फ सान्या का उत्साहित होना है, उसने जवाब दिया। समझ गई, सान्या ने जवाब दिया और फिर अपने फोन पर टाइप करने लगी। जिज्ञासु होकर पूजा ने पूछा, तुम किससे टेक्स्ट कर रही हो? टाइप करते हुए सान्या ने जवाब दिया, इस जगह के मालिक वापस आ रहे हैं। मैं चाहती थी कि वह हमारे साथ आए। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? दीपिका और पूजा ने सिर हिलाया। वे उस आदमी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी जिसने सान्या को इस तरह से प्रभावित किया है। वह कब वापस आएगा? पूजा ने फिर से पूछा। कल, सान्या ने जवाब दिया और फिर बाहर चली गई। दीपिका विवान के अगले दिन आने के बारे में इतनी उत्साहित थी कि उसने सान्या के जवाब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दूसरी ओर पूजा को ये सोचकर चिंता हुई। उसने सोचा, क्या एक अद्वितीय संयोग है, दोनों लोग एक ही दिन आ रहे हैं। खैर, मेरे लिए अच्छा है, मैं अभी भी सान्या के आदमी पर ध्यान दे सकती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कौन है, और विवान के लिए मैं सुनिश्चित करूंगी कि मैं उस पर सख्त रहूंगी। पूजा ने सोचा, लेकिन उसी समय उसके मन में एक चुभन थी, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि यह अच्छा था या बुरा। इसलिए कुछ समय बाद इस मामले के बारे में सोचने के बाद उसने इसे भुला दिया और दीपिका के साथ बातचीत करने का फैसला किया ताकि वह अपनी बोरियत को दूर कर सके। सान्या, हम कल बाहर जाने वाले हैं। विवान को सान्या का जवाब कॉल खत्म करने के लगभग 5 मिनट बाद मिला। इस जवाब ने उसे थोड़ा तनाव में डाल दिया। वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार दोनों लड़कियां उसी दिन उसकी कंपनी की उम्मीद कर रही थीं। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने कुछ और पूछने का फैसला किया। उसे विवरण जानने की आवश्यकता थी ताकि वह यहाँ चीजों को संभालने के लिए उचित योजना बना सके। विवान, तुम्हारी छुट्टी कितने दिन चलेगी? सान्या, लगभग 1 हफ्ता। विवान ने चीजों पर विचार किया और तय किया कि वह पहले 2 दिन दीपिका के साथ रहेगा। चूंकि वह नहीं चाहता था कि वह उनकी सगाई के बारे में बात करना जारी रखे, उसे दूरी बनाए रखनी होगी। लेकिन दूरी बनाए रखना ये नहीं था कि वह दुश्मन बन जाए। कम से कम उसने अब एक सबक सीखा था कि उसे उसके द्वारा दी गई ऐसी किसी भी आमंत्रण को स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचना होगा। दूसरी ओर वह सान्या के साथ 5 दिन बिताने वाला था। हालांकि इसे पक्षपात कहा जा सकता था, विवान निश्चित रूप से इसे स्वीकार करेगा, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें। उसके अनुसार वह सान्या की उपस्थिति में दीपिका की तुलना में अधिक सहज था। इसके अलावा वह दीपिका के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था। शायद इससे वह उसे छोड़ देगी।
इसके अलावा वह वास्तव में सान्या के साथ समय बिताना चाहता था। अगर उसने उसे आमंत्रित नहीं किया होता तो वह उसे आमंत्रित करता जब वह एमिनेंट ब्यूटी में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होती। विवान, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी छुट्टी के तीसरे दिन तुम्हारे साथ आऊंगा। बस उस समय मुझे अपनी लोकेशन बता देना और मैं आ जाऊंगा। बेशक सान्या को मिले जवाब से खुशी नहीं हुई, लेकिन कम से कम हालांकि उसने केवल तीसरे दिन उसके साथ आने के लिए स्वीकार किया था, यह अच्छा था कि उसने स्वीकार किया। इसके अलावा वह उसके साथ 5 दिन रहेगा। वैसे भी जब उसे एक चीज दी जाती है तो वह सोचती है कि 2 बेहतर होते, और अगर उसे पहले 2 दिए जाते तो वह निश्चित रूप से कहती कि 5 बेहतर होते। यह इंसान की स्वभाव है। जब तक ये कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद है या वे प्यार करते हैं, वे निश्चित रूप से और अधिक की इच्छा करेंगे। ये सान्या के मामले में भी ऐसा ही था। अगर उसे 2 दिन की कंपनी दी जाती तो वह निश्चित रूप से सोचती कि ये बहुत कम है और अगर संभव हो तो 5 की मांग करती। हालांकि वह चाहती थी कि विवान पूरे छुट्टी के दौरान उसके साथ रहे, वह उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने जवाब दिया, सान्या, ठीक है, बस मुझे बताओ जब तुम लैंड करो, मैं तुम्हारे आगमन का इंतजार करूंगी। एक और बात, तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि तुम कब पहुंचोगे। विवान, ये सुबह 6 बजे के आसपास होना चाहिए। सान्या, समझ गई। विवान ने समय बर्बाद नहीं किया और गैब्रियल से संपर्क किया ताकि उसे सूचित कर सके कि वह तैयार है। हालांकि उसने पहले ही उसे पिछले दिन बता दिया था कि वे आज रात निकलने वाले हैं, उसने सोचा कि उसे याद दिलाना अच्छा होगा। 6 बजे एक जल्दी डिनर के बाद श्रेयंका ने विवान को एयरपोर्ट तक पहुंचाया। जितनी जल्दी वह निकलेगा उतनी जल्दी वह अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। हालांकि वह मजबूत था और उसकी जीवन शक्ति उच्च थी क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल कॉम्बेटेंट एबिलिटी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह खुद को अनावश्यक रूप से थका दे। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो पहले से ही 8 बजे के करीब था। गैब्रियल की योजना के अनुसार उनकी उड़ान रात 1 बजे थी। विवान ने श्रेयंका को अलविदा कहा और जेट में चढ़ गया। सब कुछ खत्म होने के बाद 8 बजे विमान उड़ान भर गया। 5 घंटे बाद विमान वेंचर सिटी के एयरपोर्ट पर पहुंचा। गैब्रियल और विवान ने विमान के हैंडलिंग का काम एयरपोर्ट के प्रबंधन स्टाफ को सौंप दिया और पहले आराम करने का फैसला किया। लगभग 2 घंटे आराम करने के बाद वे यूरोकॉप्टर में चढ़े और सोमेश्वर सिटी की ओर उड़ान भरी, और 4 घंटे बाद वे वहां पहुंच गए। जब वे सोमेश्वर सिटी पहुंचे, सूरज अभी तक नहीं निकला था। इस समय सुबह के 6:15 हो चुके थे। उसने पहले ही सान्या को सूचित कर दिया था कि वह इस समय के आसपास पहुंचेगा, इसलिए वह सुनिश्चित था कि अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वह उसका इंतजार कर रही होगी, और वह फिर से उससे मिलने की उम्मीद कर रहा था। कुछ दिनों की दूरी पर रहकर उसने उसे बहुत याद किया था, यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि उसने उसे इतना क्यों याद किया। हालांकि वे हर रात बात कर रहे थे जब से वह गया था, एक दूसरे से मिलना और देखना अलग था। यूरोकॉप्टर ने उड़ान भरी और प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस के गराज की छत पर स्थिरता से लैंड किया। विवान ने पहले ही सान्या को टीएम टेक्स्ट मी के माध्यम से सूचित कर दिया था कि वह यहाँ है, इसलिए जैसे ही विमान उतरा सान्या उसकी दृष्टि में प्रकट हुई। विवान, तुम यहाँ हो। सान्या ने उत्साह से उसे बुलाया और मुस्कुराए। उसकी आकर्षक मुस्कान ने वास्तव में उसे मोहित कर दिया। अनजाने में उसने भी मुस्कुराया। विवान अभी जवाब देने वाला था जब उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे चौंका दिया। सान्या के पीछे 2 लड़कियां थीं जिन्हें वह जानता था, दीपिका और पूजा। जब सान्या ने देखा कि विवान की नजरें उसके पीछे की आकृतियों पर हैं, तो हालांकि वह असंतुष्ट थी, उसने सोचा कि वह इस बात से चौंका गया है कि उसकी संपत्ति पर कोई और है जिसे वह नहीं जानता। इसलिए उसने दोनों पक्षों का परिचय कराने का फैसला किया। लेकिन जब उसने देखा कि दोनों पक्ष एक अजीब तरीके से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? सान्या अकेली नहीं थी जिसने ये सवाल पूछा, बल्कि विवान और दोनों लड़कियों ने भी एक साथ उसी सवाल को पूछा। विवान ने सवाल सान्या की ओर किया, सान्या ने दोनों लड़कियों की ओर और दोनों लड़कियों ने विवान की ओर। ये एक त्रिकोण की तरह था। वैसे भी इस सवाल के बाद चारों में कुछ समय के लिए चुप्पी छा गई क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि क्या कहना है। जो गैब्रियल अभी अभी उतरा था, उसने 4 लोगों को एक साथ एक ही सवाल पूछते हुए देखा। वह केवल ये कह सकता था कि वह इस दुर्लभ क्षण में वहां होने के लिए भाग्यशाली था। अफसोस, उसने इस दृश्य को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन दृश्य को देखकर वह सोचने लगा कि यहाँ किस तरह का खेल चल रहा है। क्या ये वह दृश्य है जहां तुम एक ही समय में 2 लड़कियों को डेट कर रहे हो लेकिन तुम नहीं जानते कि वे दोस्त हैं? गैब्रियल अम्यूज्ड था, इसलिए वहां से जाने के बजाय उसने वहीं रहने का फैसला किया और यूरोकॉप्टर की जांच करने का नाटक किया ताकि वह देख सके कि आगे क्या होने वाला है।
वह इस चीज के बारे में जिज्ञासु था जो उसके सामने अभी हुई थी, जब ये सामान्यतः फिल्मों और टेलीनोवेलास में होता है। एक दूसरे को देखने के बाद चारों ने फिर से बोलना शुरू किया, उस सवाल का जवाब देते हुए जो पूछा गया था। विवान, हम वेंचर सिटी में मिले। सान्या, वे मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। दीपिका, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पूजा, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। फिर से उन्होंने एक साथ बोला, और चूंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि अन्य उन्हें अपनी बात खत्म करने देंगे, कोई भी तब तक नहीं रुका जब तक उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। एक और चुप्पी का क्षण था जब चारों एक दूसरे को देख रहे थे, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। दूसरी ओर गैब्रियल पहले से ही अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह वास्तव में जोर से हंसना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि इससे कहानी में बाधा आएगी। इसलिए उसने हंसी को रोकने की कोशिश की। ये चुप्पी लगभग 30 सेकंड तक चली। चारों में से प्रत्येक किसी के बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब किसी ने नहीं बोला तो उन्होंने बोलने का फैसला किया। विवान, ठीक है, मैं। सान्या, यह इस तरह है। दीपिका, मुझे समझाने दो। पूजा, यह इस तरह है। फिर से चुप्पी छा गई क्योंकि प्रत्येक ने देखा कि कोई और बोल रहा है। अंत में उन्होंने अपनी बात कहना बंद कर दिया और सुनने का फैसला किया। गैब्रियल अब और नहीं रोक सका और हंसने लगा। हालांकि उसने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, वह बस नहीं कर सका। आखिरकार ये बहुत अधिक था। यहाँ तक कि टेलीनोवेलास में 4 लोग एक ही समय में ऐसी स्थिति में होने के बारे में उसने कभी नहीं देखा या सुना था। हालांकि उन्होंने शुरुआत में केवल वही शब्द कहे, लेकिन उसके बाद की क्रियाएं समान थीं, हालांकि शब्द अलग थे। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर एक साथ थे लेकिन उनके दिमाग अलग अलग शब्द कहने के लिए सोच रहे थे, या उनके पास केवल अलग अलग शब्दावली थी। हा। लड़कियों के लाल चेहरे और विवान की अजीब स्थिति को देखकर गैब्रियल पूरी तरह से हंस पड़ा, जबकि उसने अपने पेट को पकड़ा। वह अब और चुटकी नहीं ले रहा था, बल्कि वास्तव में जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी ने चारों को उस गतिरोध से बाहर निकाल दिया जहां वे नहीं जानते थे कि अगला क्या कहना या करना है। जबकि लड़कियां और भी अधिक लाल हो गईं, विवान अजीब तरीके से मुस्कुराया और गैब्रियल की ओर देखते हुए शिकायत की, अरे यार, तुम किस बात पर हंस रहे हो? गैब्रियल ने थोड़ी देर और हंसने के बाद जवाब दिया, लेकिन फिर भी वह हंसने की इच्छा को रोक नहीं सका। हा, मैं क्या करूं? तुम लोग बहुत मजेदार हो, गैब्रियल ने जवाब दिया। विवान के साथ बिताए गए समय के दौरान वे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे, इसलिए गैब्रियल विवान के साथ मजाक कर सकता था और सामान्य रह सकता था। यही विवान पर भी लागू होता था। विवान ने सिर हिलाया और तीनों लड़कियों की ओर मुड़कर कहा, चलो महल चलते हैं और बात करते हैं। लड़कियों ने सिर हिलाया और विवान के पीछे गराज की छत से नीचे चलने लगी, सामान्य सीढ़ी का अनुसरण करते हुए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें और कमेंट भी करें।